नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नया धमाकेदार सेशन में यही विज्ञान शास्त्र पर। मैं हूं आपका होस्ट। आई एम नीलव फ्रॉम आईआईटी दिल्ली और आज लेकर आया है एक ऐसा चैप्टर जो जेईई एडवांस्ड स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजर है। वो है केमिकल बॉन्डिंग। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, ये कोई सिर्फ सवाल जवाब का सेशन नहीं है, यही एक मिशन है। मिशन जेईई एडवांस को कॉन्कर करने का। लेकिन रुकना मत, पहले एक काम करो, चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवाइज करके आओ। जब सवाल आए पहले खुद से ट्राई करना ताकि तुम्हारी सोचने की ताकत बढ़े। अगर जवाब आ जाए तो अपना आंसर क्रॉस चेक करना, और अगर नहीं हो पाए कोई टेंशन मत लेना क्योंकि मैं हूँ यहाँ। और हाँ, सिर्फ सवाल सॉल्व करना नहीं, बल्कि जो कॉन्सेप्ट्स इनके पीछे छुपे हुए हैं ना, उनका भी राज खोल लेंगे आज। तो दोस्तों सीट बेल्ट बांध लो, दिमाग का गियर लगा लो और तैयार हो जाओ एक और जबरदस्त सेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखने को मजेदार और असरदार बनाते हैं। तो इधर कोई म्यूजिक प्ले नहीं होगा अभी। अभी जो होगा वो है केमिकल बॉन्डिंग का सेशन। तो केमिकल बॉन्डिंग का सेशन में जो पहला आपको पढ़ना चाहिए, आपको आना ही चाहिए, वो है हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले एक जीस्ट बता देता हूँ सब कुछ कि ये चीजें पढ़ना ही है। और मैं एक चीज बार बार बोलता हूँ कि एक कॉपी बैठ के रखो। मैं जो बोलूंगा, जो टॉपिक पढ़ना, ये मतलब पढ़ना है, वो टॉपिक का नाम, बस नाम, एक वर्ड, वो कॉपी में लिख लो। बस वही 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 चीज पढ़ के चले जाओ। एक केमिकल बॉन्डिंग का 500 पेज पढ़ने का जरूरत नहीं होता, 10 पेज पढ़ के चले जाओ जो कि काम का हो। हाइब्रिडाइजेशन तो सबसे, और स्ट्रक्चर का नॉलेज आना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर में क्या अंतर होता है, और इस दोनों का नॉलेज होना चाहिए। ये नॉलेज आ गया तो बहुत कुछ आ जाएगा। तो ये तो अभी इंट्रोडक्शन हो गया। अब सेशन पे स्टार्ट कंटिन्यू कर देते हैं। धीरे धीरे मैं आगे टॉपिक लिखाता जाऊंगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट होते जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो आता है वो बोला है, बेस्ड ऑन द वेस्पर्ड मॉडल मैच द xenon compounds लिस्ट इन द लिस्ट वन। मतलब इधर लिस्ट वन में क्या दिया है, कंपाउंड्स दिया हुआ है, और इधर क्या बोला है, नॉर्मल स्ट्रक्चर बोला है, हाइब्रिडाइजेशन बोला है। तो इसमें तो कुछ नहीं है, मतलब सीधा सीधा एडवांस में ये सवाल आया है, तुच्छा सवाल है। कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर बना लो, खत्म काम। अब एक जेनॉन का कंपाउंड है हर एक। अब जेनॉन में कितना होता है, जेनॉन में अगर मैं वैलेंस शेल पूछूं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, जेनॉन में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर HCF2 का बोले तो पता है तुम्हें कि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि फ्लोरीन, इसे कहाँ रखना होगा, ये एक्सियली प्रेफर्ड, एक्सियली प्रेफर्ड, इसको एक्सियल में रखा जाता है। तो जेनॉन को मैंने इधर रख दिया। जेनॉन का 8 इलेक्ट्रॉन से, 8 से में से 2 तो फ्लोरीन लेके चला गया, मतलब पड़ा है 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की तरह रहेगा। तो लोन पेयर की तरह कहाँ रहेगा, इधर रहेगा। कहाँ पर, एज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। कैसे रहेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जैसा रहेगा। ये है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का स्ट्रक्चर। कुछ नहीं है, एक बीच में एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के ऊपर ये एक कैपिंग है, ट्रायंगल के ऊपर दो कैपिंग किया गया है, और कुछ नहीं है इसमें। तो फ्लोरीन को मैंने एक्सियल पोजीशन पे रख दिया। अब देखो फ्लोरीन का एक्सियल रखने का एक और वजह है कि लोन पेयर होता है बल्कि। अगर लोन पेयर बल्कि है तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना, मतलब इसके और इसके बीच में, और इसके लोन पेयर के बीच में एंगल है 120 डिग्री, और फ्लोरीन और लोन पेयर के बीच में है 90 डिग्री। तो बल्कि अगर है तो इसको कहाँ रखूंगा, जहां पर लेस हिंडर्ड पोजिशन हो। लेस हिंडर्ड पोजिशन में रखा जाता है इसको। तो लेस हिंडर्ड पोजीशन क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन हर वक्त नहीं, इक्वेटोरियल पोजीशन नहीं आता। जब पेंटागोनल बाइपिरामिडल आता है तो एक्सियल पोजीशन बन जाता है। तो इसे ये बोलता है लेस हिंडर्ड पोजीशन, तो ये बल्कि होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो है टेट्रा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये आ रहा है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो पी का क्या आएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तो इधर भी है, इधर भी है, एंड 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका तो 3 लोन पेयर आ रहा है, 2 लोन पेयर तो नहीं होगा। तो पी का जो आएगा वो आएगा फिफ्थ। तो ये ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया, ये दोनों ऑप्शंस। अब पी का फिफ्थ, पी का फिफ्थ, इसका ये दोनों, ये तीनों में से किसी बार चेक कर लो, हो जाएगा। अब एक सी एफ फोर बना लेते हैं हम लोग। एक सी एफ फोर बनाते हैं। एक सी एफ फोर में क्या है, जेनॉन का 8 है, तो 8 में से 4 तो ले गया फ्लोरीन, तो बचा है 4। 4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 लोन पेयर। अब इसका स्टेरिक नंबर कितना होगा, स्टेरिक नंबर 4, फ्लोरीन के लिए 4, और लोन पेयर 2 है, मतलब 4 प्लस 2 6। तो 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल। अब जेनॉन को मैंने पुट कर दिया एफ 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 एफ।
अब लोन पेयर इधर रहेगा, इधर रहेगा। ये होगा एक CF4 का स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर मैंने कैसे बनाया ये देख लो। अब देखो लोन पेयर दोनों को, ये जो लोन पेयर्स है ना, मैंने पिछले मतलब अभी बताया लोन पेयर्स बल्कि होता है। अब लोन पेयर्स अगर बल्कि होगा तो इसे ऐसे जगह रखो, इसे एंटी पोजीशन में रखो। स्टीरियोकेमिस्ट्री से एंटी का नॉलेज है ना, एंटी पोजीशन में रख दो, जाकि लेस रिपल्शन हो, लेस रिपल्शन, thus it faces लेस रिपल्शन, ताकि सबसे कम रिपल्शन फेस करे। क्योंकि अगर लोन पेयर को मैं दोनों जगह पास पास रख देता, सीस पोजीशन में रख देता, तो क्या होता, या सीस बोलो या फिर सीन बोल लो, सेम ही चीज है। क्या होगा कि रिपल्शन ज्यादा होगा, तो एंटी में रखने से रिपल्शन कम होता है। तो इसको और इसके बीच में जो एंगल है ये है 180 डिग्री, जिसे को बोलते हैं एंटी। तो इसमें क्या होगा, इसमें बोला है ऑक्टाहेड्रल तो होगा। देखो पी का तो एक ही ऑप्शन है, क्यू का सॉरी, क्यू का एक ही ऑप्शन है, क्यू का हो रहा है octahedral and two lone pair of electron। तो क्यू का होगा 3। तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। अब ऑप्शन तो निकल गया, सीधी सीधी है और ऑप्शन निकल गया। अब ऑप्शन निकलने से मतलब नहीं होता, एक बार क्वेश्चन ध्यान से सुन लो कि इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं वो जान लो। तो मैं एक पेज कॉपी कर लेता हूँ इधर, एक सेकेंड। हाँ, तो इसमें है क्या, इसमें XCO3 है। अब XCO3 और XCO3F2 को जान लेते हैं। XCO3 और XCO3F2, पहले XiO3 में कितना होगा, जेनॉन का तो 8 है, और ऑक्सीजन, तीनों ऑक्सीजन कितना लेगा 6। तो 2 बचा है, 2 मतलब 1 लोन पेयर, एक लोन पेयर बचता है, जेनॉन है। जेनॉन के ऊपर अब देखो स्टेरिक नंबर कितना होगा, स्टेरिक नंबर होगा 3, बॉन्ड पेयर के लिए 3 आता है, और एक क्या आता है लोन पेयर के लिए। तो टोटल कितना आएगा 4। तो जेनॉन के लिए ऑक्सीजन, 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 ये आएगा टेट्राहेड्रल, सॉरी, ये आ गया जेनॉन के लिए, और ये आ गया एक लोन पेयर, ये आ गया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब पूछोगे कि SN4 पे तो टेट्राहेड्रल भी होता है, टेट्राहेड्रल भी होता है भैया, स्क्वायर प्लेनर भी होता है। अब स्क्वायर प्लेनर क्यों नहीं हुआ, भाई देख, XgO4 को, XgO3 को अगर तो स्क्वायर प्लेनर में रखेगा तो इसके बीच में एंगल होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री में क्या होता है पता है, बहुत ज्यादा, मतलब देख इसमें 90 डिग्री होता है और इसमें होता है 109 डिग्री 28। तो तुझे अगर बोलूं मैं स्टेरिक रिपल्शन कम करने के लिए, स्टेरिक रिपल्शन कम हो जाए, तो किस में रखेगा, टेट्राहेड्रल में ही रखेगा ना। स्क्वायर प्लेनर में स्टेरिक रिपल्शन क्या हो जाता है, अगर स्क्वायर प्लेनर है तो इसमें स्टेरिक रिपल्शन बढ़ेगा, स्टेरिक रिपल्शन बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा टेट्राहेड्रल में रख दे क्योंकि इसमें एंगल ज्यादा है। तो इसके लिए इसका XgO3 का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, टेट्राहेड्रल। अब XgO3F2 का क्या होगा, तो XgO3 का एक बार फिर से उधर भी देख लेते हैं। थोड़ा सेकंड। XgO3 का क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल एंड 1 लेवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब Q का 2, R का 2, हाँ R का 2 भी सही है। अब XgO3 का देख लेते हैं, XgO3F2। XgO3F2 का क्या बोला है, स्टेरिक नंबर कितना होगा, मान ले कि जेनॉन का तो 8 हो रहा था, उसमें से 6 ले जाएगा ऑक्सीजन, और इसमें से 2 ले जाएगा फ्लोरीन, तो बचेगा 0। मतलब नो लोन पेयर इन जेनॉन। क्योंकि ना जेई एडवांस में ये स्ट्रक्चर को लेके खेलेगा, तो स्ट्रक्चर समझने सीख। तो इसके लिए 3 तो आ जाएगा ऑक्सीजन के लिए और 2 आएगा फ्लोरीन के लिए, तो स्टेरिक नंबर होगा 5। 5 में 2 चीज आता है, एक आता है स्क्वायर पिरामिडल और एक आता है टीवीपी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। पहले तो टीवीपी बना लेते हैं, XgO3F2। अब ये देख, ये स्ट्रक्चर सिमिलर आ रहा है, और ये होगा अगर तू बोले, और फ्लोरीन को एक्सियल रखने के लिए बोला हूं मैं। तो अगर ऐसा करूँ और ये आएगा तेरा, अगर मैं बोलूँ ये है फ्लोरीन, फ्लोरीन, ये क्या होगा, एक्सियल पोजीशन पे, ये स्क्वायर पिरामिडल है। अब देख इन दोनों के बीच में एंगल है 120 डिग्री, इसके बीच में एंगल है 90 डिग्री। ये तो ये स्ट्रक्चर बहुत सही लग रहा है क्योंकि इन दोनों के बीच में स्टेरिक रिपल्शन क्या हो रहा है, लेस स्टेरिक रिपल्शन, लेस स्टेरिक रिपल्शन।
और इन दोनों के बीच में भी फ्लोरीन फ्लोरीन भी सही है, मगर इसके बीच में आएगा तो इसके बीच में 90 डिग्री एंगल हो रहा है और इसके बीच में भी 90 डिग्री एंगल हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, क्राउडिंग हो रहा है इसमें। तो इसका जो सही स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देख, और ज्यादा डिटेल्स में मैं इधर नहीं बोल सकता क्योंकि ये मतलब हर एक सवाल, क्योंकि आज 27 सवाल है, शायद ये 30 सवाल है जेई एडवांस के, इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इतना तक तो बोल ही देता हूँ मैं। ठीक है, तो लास्ट का ऑप्शन देख लेते हैं। लास्ट का ऑप्शन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, मतलब इसका आएगा 4। तो ये ऑप्शन तो पक्का सही है, मतलब तू अभी जेई एडवांस को 4 सकता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने क्वेश्चन नंबर दे दिया, ठीक है चलो। द क्वेश्चंस इन विच एटलीस्ट 3 मॉलिक्यूल्स फॉलो ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट रूल क्या होता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए वैलेंस शेल में और कंपाउंड होना चाहिए स्टेबल। कंपाउंड स्टेबल होना चाहिए। अब देख, CO2 दिया है, C2H4, अब बोला गया है कि ये जितने भी कंपाउंड्स है ना, इन कंपाउंड्स में से कौन एटलीस्ट 3 मॉलिक्यूल्स फॉलो ऑक्टेट रूल, ये होना चाहिए। अब पर ये जो कंपाउंड्स तो दिख रहा है ना, ये सारे कंपाउंड्स क्या है, ये सारे कंपाउंड्स तुझे दिख रहा है कि ये कंपाउंड स्टेबल है। तो स्टेबल का तो दिक्कत नहीं आएगा। दिक्कत जो कि आएगा कि 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स में तेरा दिक्कत जिसमें आएगा वो आएगा क्या, हाइपर वैलेंट और हाइपोवैलेंट में। तो हाइपर वैलेंट और हाइपोवैलेंट में ये चीज भी ऐड कर ले कि पढ़ना क्या है, हाइपर वैलेंट भी पढ़ना है, हाइपर वैलेंट हाइपोवैलेंट। ये भाई पिछले साल आया था 2024 पे, ये 2024 का था, ये भी एडवांस 2024 का था, ये भी एडवांस 2024 का ही है। तो हाइपोवैलेंट हाइपरवैलेंट, अब हाइपोवैलेंट क्या होगा, अब BCl3 को मैं इधर से पिक करता हूँ। BCl3 क्या है बता, बोरॉन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है। तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, तो किस में बन रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन बन रहा है, तो हाइपोवैलेंट स्ट्रक्चर हो रहा है। तो ये तो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया, ये भी BCl3 गलत हो गया। अब नाइट्रोजन, ओके नाइट्रोजन NO2 के ऊपर चला। NO2 का अगर स्ट्रक्चर तुझे बोलने बोले तो NO2 का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबको पता है NO2 का स्ट्रक्चर कैसे आता है। NO2 का कैसा होता है देख, NO2 या फिर NO जो भी बोल ले। अब NO2 में नाइट्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, एक सेकंड। अब NO का स्ट्रक्चर देख ले। NO का स्ट्रक्चर में देख, ये NO में मैं सही से उसे तुझे उधर से ही बना लेता हूँ कि सेक्शन क्या हो रहा है। हाँ, नाइट्रोजन के पास कितना होता है, 5, तो मैं बना देता हूँ 5, और ऑक्सीजन के होता है 6। तो ये दोनों तो दो दो मिलके तो दो दो बॉन्ड बना लेगा, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर दो बॉन्ड तो है ही। तो NO मतलब दो बॉन्ड होता है, बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। तब इसके ऊपर कितना आएगा, 1 2 पॉइंट। अब 1 2, इसके ऊपर कितना आ रहा है, 4, तो इसके तो ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हो रहा है, मगर इसमें कितना हो रहा है, एक तो लोन पेयर है। एक देख ये 1 2 3 4 5, तो इसमें तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आ रहा है। 7 इलेक्ट्रॉन फुलफिल नहीं हो रहा है, तो 7 इलेक्ट्रॉन अगर फुलफिल मतलब 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल नहीं हो रहा है, तो एनो तो नया, एनो तो गया, खत्म हो गया। अब एनो खत्म हो गया, पहला ना जब भी नाइट्रोजन स्पीसीज आए, नाइट्रोजन स्पीसीज के ऊपर चेक कर ले। नाइट्रोजन स्पीसीज का सबसे ज्यादा ऑक्टेट रूल फॉलो ना करने का वो लग जाता है कि नाइट्रोजन फॉलो नहीं कर रहा है। अब NO2 को भी देख लेना, तो NO2 भी ये ऐसा लिखता है, NO2 ऐसा आता है। अब ऑक्सीजन के ऊपर इसमें तो हो जाता है, इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 8 मिला के इसका तो 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल है। अब इसका देख ले, इसके ऊपर भी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर से 3 6 हो गया, और इधर से बॉन्ड पेयर से 8 आ गया, तो इसमें से 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देख ऑलरेडी 3 बॉन्ड इसने बना चुका है, और इसमें बचा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें कितना आ रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो NO2 भी कहाँ से तुझे दिख रहा है कि ये फॉलो करेगा, तो NO2 भी खत्म हो गया, तो सी ऑप्शन तो पहले खत्म हो गया। अब इसके बाद तो देख ले, तो इधर भी NO खत्म हो रहा है, पहला ऑप्शन से NO खत्म हो रहा है। अब इसके बाद NO2 नेक्स्ट ऑप्शन से खत्म हो रहा है, मगर बोला है कि एटलीस्ट 3 मॉलिक्यूल्स, तो ये अभी भी 3 मॉलिक्यूल्स इसमें है, वो चेंज हो सकता है मगर बाद में पता चलेगा। अब नेक्स्ट देख, नेक्स्ट क्या देखेगा, H2SO4 का देख ले। H2SO4 का देख ले, H2SO4 का पहले तो स्ट्रक्चर बता कैसा हो सकता है। H2SO4 में एक सल्फर है, एक सल्फर के साथ क्या है, एक देख,
1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन को पहले लगा दे। सल्फर का 6 ही होगा, तो 6 फुलफिल हो गया। अब 6 के बाद OH OH लगा दे। अब इसमें तुझे भी पता है इसमें 2 लोन पेयर्स होता ही रहता है और ऑक्सीजन तो गलत होता नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस ऑक्सीजन का भी 8 ये है। हाइड्रोजन का तो भाई वो तो माफ है, 2 इलेक्ट्रॉन है उसके पास। अब ऑक्सीजन का इस ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन से बंधा हुआ है, एक तो सल्फर के से, तो उसमें से 4 हो गया और इधर एक लोन पेयर है, इधर एक लोन पेयर है, तो 4 + 4 8 हो गया। अब सल्फर पे देख ले, सल्फर के कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इलेक्ट्रॉन है भाई, 10 इलेक्ट्रॉन मतलब हाइपर वैलेंट स्ट्रक्चर। हाइपर वैलेंट स्ट्रक्चर। हाइपर वैलेंट स्ट्रक्चर मतलब तो भाई खत्म है, ये स्ट्रेसोफर खत्म है। तो ये बी ऑप्शन गया, सी ऑप्शन गया और बी ऑप्शन भी गया। तो सी ऑप्शन और बी ऑप्शन गया मतलब बी तो खत्म है। और अगर मैं बोलूँ कि BCl3 का, BCl3 का मुझे एक बार शायद देखना पड़ेगा, मैं शायद गलत हो सकता हूँ कि BCl3 का BH3 हो तो वो तो पक्का नहीं होगा। नहीं, BCl3 का भी हो जाएगा क्योंकि BCl3 में कि वही सीन है ना, वही सीन हो रहा है ना, क्योंकि उसमें तो हाइपोवैलेंट स्ट्रक्चर आ रहा है क्योंकि उसका बोरॉन का 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, तो वो भी सही है, वो भी मतलब ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड में तो CO2 है। कार्बन का इस बॉन्ड से 4 आ रहा है और इस बॉन्ड से इधर से 4 आ रहा है, तो 8 आ रहा है। ऑक्सीजन तो फुलफिल होता ही रहता है 2 लोन पेयर से, मतलब बॉन्ड से 4 आ रहा है और लोन पेयर से 4 आ रहा है, ये भी 8 इलेक्ट्रॉन से, तो CO2 तो सही है। ये भी CO2 है, ये भी सही है। अब C2H4 बचता है। C2H4, तो कार्बन C2H4 को ड्रॉ कर ले। ये तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसको बोलते हैं इथेन। इथेन नहीं, इथिन बोलता है, क्या ही बोल रहा हूँ मैं। हाँ, कार्बन इधर से तो 1 2 3 4 इधर से 4 आता है, ये बॉन्ड से 2 आएगा, ये बॉन्ड से 2 आएगा, तो ये तो 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो रहा है इसमें भी, तो C2H4 भी सही है, C2H3 भी सही है। अब बचता है HCl। HCl क्या करेगा, हाँ, क्लोरीन में तो 7 इलेक्ट्रॉन सही, 3 लोन पेयर से, 3 लोन पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और एक 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर से आ रहा है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो HCl भी सही है। अब और बचा है O3। O3 का स्ट्रक्चर बना ले, O+, O-, तो इसका भी कितना आता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स आता है, इसका भी बहुत सही है। इसका भी ओजोन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट। O3 का स्ट्रक्चर मतलब ये सच में इम्पोर्टेंट होता है, तो O3 का स्ट्रक्चर एक बार अच्छे से मैं करा ही देता हूँ। O3 का स्ट्रक्चर, तो इसमें ना ये ऑक्सीजन कहाँ दे दिया, हाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, सॉरी मैं 2 नेगेटिव दे दिया, इसमें नेगेटिव चार्ज नहीं होगा और ये सिंगल बॉन्डेड होगा। हाँ, तो इसमें भी क्या हो रहा है, इस ऑक्सीजन पे अगर देख ले तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो रहा है, इसमें तो है ही है और इसमें भी है ही है। इसमें एक लोन पेयर इधर है, इसलिए बेंड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसके ऊपर देख, इसके ऊपर इधर साइड से लेफ्ट साइड से 4 आ रहा है, राइट साइड से 2 आ रहा है और खुद के ऊपर 2 है, तो 8 इलेक्ट्रॉन फॉलो हो रहा है। तो बेंड स्ट्रक्चर होता है ये O3। O3 बेंड स्ट्रक्चर क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए लोन पेयर, ड्यू टू द प्रेजेंस, शायद दिखेगा नहीं, मेरा तस्वीर के पीछे छुप गया है, ऑफ ए लोन पेयर, और कुछ नहीं है। तो ये तो सीधी बात है, ये तो हो गया। आप चलते हैं तो इसका ऑप्शंस क्या होगा, CO2 तो O3 भी हो गया, तो सीधी बात है A और D करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है A एंड D। चलो हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देख सुन ले कि द करेक्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर F2 मॉलिक्यूल इन द ग्राउंड स्टेट। F2 मॉलिक्यूल है ना, तो इसका एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। F2 मॉलिक्यूल्स में सीधी सीधी सुन ले कि F2 मॉलिक्यूल में sp मिक्सिंग नहीं होता है। sp मिक्सिंग किस में होता है, बोरॉन में होता है, कार्बन में होता है, नाइट्रोजन में होता है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में sp मिक्सिंग नहीं होता है। तो अगर sp मिक्सिंग नहीं होगा तो कैसे होगा, पहले तो 1s आएगा, 1s आएगा, तो 1s 1s बना लेगा। मैं नीचे बना देता हूँ, आसानी होगा। ये कलर ही गंदा है, ऑरेंज। 1s 1s, ये तो हो गया। तो इससे सिग्मा 1s बना लिया और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा। अब फिर से आएगा 2s आएगा, अब 2s आएगा तो इसका भी बना लेगा सिग्मा 2s, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आएगा 2s, अब मैंने बोला कोई sp मिक्सिंग नहीं हो रहा है, तो पहले 2pz आएगा, तो ये आएगा सिग्मा जेड। सिग्मा जेड का ये बीएमओ एबीएमओ और ये सिग्मा जेड का बीएमओ, मैंने स्टार क्यों लगा दिया पता नहीं। अब इसके बाद आएगा क्या,
इसके बाद बीच में क्या आएगा, पाई आएगा, पाई का स्टार एंटी बॉन्डिंग 2p x और 2p y का। अगर मैं z को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लेता हूँ, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लेता हूँ, और इसमें आएगा ये दोनों, इसमें मतलब ये आएगा पाई 2p x VMO 2py VMO। अब फिल कर लेते हैं। अब देख फ्लोरीन को कितना आता है, फ्लोरीन का 9 आता है, तो 1s2 2s2 4 हो गया, तो फिर आएगा 2p5, तो 9 आएगा, तो 9 तो अगर बीएमओ मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स मुझे फिल करना पड़ेगा। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स में से ये 2 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8, 8 तो हो गया, अभी 10 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये बनेगा ओवरऑल स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट का जो ऑप्शन आएगा वो एक बार मैच कर ले इधर से कि कौन सा ऑप्शन हो रहा है। तो इधर से देख के तू बता सकता है कि इसका जो पहला ऑप्शन आ रहा है, इस पहले ऑप्शन में क्या है, ये पहले ऑप्शन तो मुझे सही ही लग रहा है, मगर इसमें 1 पाई नीचे है, ऊपर जाएगा, तो ये तो ऑप्शन ए गलत हो गया। सी बी ऑप्शन में क्या बोला गया है, बी ऑप्शन में क्या है, बी ऑप्शन में भी 1 पाई नीचे है, तो ये तो खत्म हो गया। अब इन दोनों में से ये दोनों तो पेयर्ड हो जाएगा, पहले सिग्मा स्टार में क्यों जाएगा, मतलब एनर्जी इसके ऊपर ले जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका एनर्जी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, और ये बॉन्डिंग, ये एबीएमओ है, तो एबीएमओ में जितना नीचे हो सकता है, और ये बीएमओ है, इसमें तो वैलिड रह ही सकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये सी है, ये तो मैंने बना चुका हूँ एकदम, देख ले। तो इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो है सेकंड क्वेश्चन 2023 का, ये फोर्थ क्वेश्चन है एक्चुअली, तो -2 कर लेना हर एक क्वेश्चन में, मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। I3+ SiO4 माइनस SO2Cl2 Xe4 माइनस SO4, इतना जितना भी है हो सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ पीसीस हैविंग sp3 हाइब्रिडाइज सेंट्रल एटम। तो भाई सीधी बात है, एक मतलब मैंने जो बताया ना स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर के ऊपर अभी तक 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन स्ट्रक्चर के ऊपर था, एक था मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं, इस क्वेश्चन में I3+, पहले I3+ है, तो I3+ में कितना है, आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि हैलोजन फैमिली का होता है, तो ऐसे ही याद रख लेना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फर्स्ट सीबीआई एटॉक, जो भी है मुझे मतलब नहीं है उससे, तुझे पता है सब कुछ। I3+ का स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करें, तो I3+ में तो पहले देख लेते हैं स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर देख, आयोडीन की वजह से तो 3 मतलब 2 आएगा, क्योंकि एक आयोडीन तो सेंट्रल एटम की तरह बिहेव करेगा, और 2 आयोडीन रहेगा, 2 आयोडीन ऊपर एक नीचे आएगा, वो मैं स्ट्रक्चर तो अभी ड्रॉ कर ही दूंगा। तो 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो खा गया आयोडीन, तो 5 पड़ा रहेगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स पड़ा है, और प्लस है उसके ऊपर -1, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स पड़ा है। तो स्टेरिक नंबर कितना होगा, 4, 4 में क्या होगा, sp3 टेट्राहेड्रल होगा। इधर कोई मतलब ऐसा तो स्पीशीज, ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक स्पीशीज नहीं आ रहा है जो कि उसको स्क्वायर क्रिस्टल फिल स्टेबलाइजेशन एनर्जी से उसको स्क्वायर प्लेनर बना देगा। तो I3+ अगर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करेगा, तो ये होगा, पहले तो I+ आ गया, और ये रहा आई, आयोडीन आयोडीन, और इसके ऊपर आ गया 2 लोन पेयर, तो ये तो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद क्या क्या आता है, SiO4, SiO4 4 माइनस। अब देख सिलिकॉन का वैलेंसी है 4, सिलिकॉन का फोर्थ वैलेंसी है, और 4 ऑक्सीजन तो लगा दे। अब O माइनस O माइनस O माइनस O माइनस, ये तो सीधी सीधी हो गया ना, क्योंकि स्टेरिक नंबर कितना है, सिलिकॉन का 4 है, और 4 ऑक्सीजन लगा हुआ है, 4 नेगेटिव चार्ज है, मतलब हर एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो सीधी बात है स्टेरिक नंबर इसका 4 हो रहा है, ये भी टेट्राहेड्रल हो रहा है। हाँ, और इसके बाद आता है SOCl2, SO2Cl2 सॉरी। अब सल्फर का पता है, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, सल्फर का, सॉरी ये सल्फर में मैंने ई कैसे ला दिया मुझे भी पता नहीं। सल्फर, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, 6 होता है। अब 6 में से तो ऑक्सीजन को 4 दे देगा, और क्लोरीन को 2 दे देगा, तो बचा रहेगा 0, मतलब नो लोन पेयर। अब कोई लोन पेयर नहीं है, तो सल्फर के ऊपर 6, मतलब स्टेरिक नंबर कितना होगा, स्टेरिक नंबर 2 ऑक्सीजन की वजह से 2, और क्लोरीन की वजह से 2, मतलब 4 आएगा, 4 आएगा, तो SO2, और ये क्लोरीन, और ये क्लोरीन आ गया, तो इसके भी sp3, ये तो हर एक हो रहा है भाई टेट्राहेड्रल, तो ये तो ऑलरेडी 3 आ गया, इसका सही है, इसका सही है, इसका सही है। अब HCF2 देख लेते हैं, HCF2 में तो खत्म हो गया ये, HCF2 मैंने अभी बताया कि HCF2 मतलब कोई फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन जो कि है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसे कहाँ रखेगा,
एक्सियल पोजीशन पे रखेगा। और XeF2 में तुझे भी पता है जेनॉन का 8 है, 2 तो फ्लोरीन ले गया तो 6 बचता है। 6 मतलब 3 लोन पेयर, 6 मतलब 3 लोन पेयर, क्योंकि एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सीधी बात है, एक एक लोन पेयर को लगा दे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। हाँ, स्टेरिक नंबर मैंने बताया नहीं, स्टेरिक नंबर कितना है, 3 लोन पेयर की वजह से 3 और 2 5। तो 5 में क्या आएगा, TBP। स्क्वायर पिरामिडल तो आएगा नहीं, स्क्वायर पिरामिडल तो आएगा नहीं, क्योंकि तुझे भी पता है, क्योंकि दोनों दोनों लोन पेयर की वजह से रिपल्शन आ जाएगा। ये रिपल्शन ये 120 डिग्री में रहेगा, वो आसानी होता है ज्यादा, क्योंकि मतलब लोन पेयर बल्कि होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। बात को एक बार समझ ले, मतलब इसमें देख, इसमें भड़ भड़ के क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में रिपल्शन होगा, तो जितना बाहर रह सकता है वो। अब देख, 90 डिग्री मतलब ऐसा एंगल हो रहा है, अब ऐसे एंगल में रिपल्शन होने के चांसेस ज्यादा है। अब इसको तो और ज्यादा कर रहा है, खुल रहा है, ये ज्यादा खुल रहा है, 120 डिग्री बन रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा बेटर होगा ना। तो ये स्ट्रक्चर स्टेबल हो रहा है, मतलब XeF2 क्या हो रहा है, लीनियर हो रहा है, लीनियर हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये क्या होगा, sp3d2। तो ये तो sp3 हाइब्रिडाइज सेंट्रल एटम से नहीं जा रहा है और टेट्राहेड्रल नहीं हो रहा है, तो XeF2 तो गलत हो गया सीधी। अब SF4 में आते हैं, SF4 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। SF4 में क्या है, मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, वो ज्यादा बेहतर होगा। इसको कंट्रोल, हाँ, SF4 में SF4 बचा है, और क्या क्या बचा है, SF4 ClF3, अच्छा बाद में आते हैं, ClF3 निकेल CO4, और भी बचा है। हाँ, SF4 में क्या है, SF4 में सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुझे भी पता है, सल्फर का कितना है, 6। अब 6 में से तू 4 ले रहा है फ्लोरीन के से, 4 फ्लोरीन से ले रहा है, तो क्या बचता है, और 2 इलेक्ट्रॉन बच जाता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाता है, मतलब एक लोन पेयर बन जाएगा। तो ये तो एक सल्फर का आ गया। अब हाँ, स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है, 4 तो फ्लोरीन की वजह से आ रहा है, और एक आ रहा है लोन पेयर की वजह से, तो 5 हो रहा है। तो अगर 5 हो रहा है तो क्या हो सकता है, 5 में मैंने बोला TBP होगा। स्क्वायर पिरामिडल ना एक ही चीज में होगा, जब देख देख कि एक आएगा, मतलब फ्लोरीन आए तो मान ले कि वो TBP होता है, वो बहुत लगभग बहुत दिक्कत होता है अगर स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि वो स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है। अब मैंने बोला कि फ्लोरीन को एक्सियल रखना, तो एक्सियल पुट कर दे, और दो फ्लोरीन को तुझे इक्वेटोरियल पोजीशन खा दे तो रख दे, कोई दिक्कत नहीं। ये भी आ रहा है TBP स्ट्रक्चर, इसका आ रहा है sp3 और इसमें मैंने गलत लिखा क्या, हाँ इसमें ना sp3d होगा, ये sp3d2 मैंने लिख दिया, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए sp3d होता है। हाँ, तो SF4 तो नहीं होगा, SF4 क्या आ रहा है, SF4 में sp3d आ रहा है। अब आता है ClF3। अब ClF3 में क्लोरीन, ClF3 में भी देख ले, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ClF3 में क्लोरीन का आता है 7 इलेक्ट्रॉन, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। अब 7 में से 3 जा रहा है, तो स्टेरिक नंबर कितना होगा, पहले 7 में से 3 माइनस हो रहा है, तो 4 बचेगा, मतलब 2 लोन पेयर बच रहा है, तो स्टेरिक नंबर कितना होगा, क्लोरीन के वजह से, क्लोरीन में 3 तो आ रहा है फ्लोरीन की वजह से, और 2 आएगा, 5। तो ये भी ClF3 क्या शो करेगा, ClF3 में भी 2 लोन पेयर्स आ रहा है, मतलब ये भी शो करेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TBP स्ट्रक्चर। अब तो सीख ही गया होगा ना स्ट्रक्चर लिखना, तो ये भी TBP स्ट्रक्चर है। तो ये तो हो गया हम लोगों का TBP स्ट्रक्चर ClF3 का। अब इसके बाद वाले चलते हैं, तो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसके हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। तो ये तो ClF3 भी नहीं हो रहा है, पहले 3 हुआ, पहले फिर बाद में नहीं हुआ, NiCO4 निकेल का CO। ये देख, निकेल जब D10 दिख गया ना तुझे ऑर्गेनोमेटेलिक्स में, ये याद रखना, ऑर्गेनोमेटेलिक्स जब भी तू पढ़ा होगा, तो ये तेरा टीचर ने सिखाया है कि जब ये ऑर्गेनोमेटेलिक्स में D10 आता है, वो शो करता है टेट्राहेड्रल, नॉट स्क्वायर प्लेनर। ये किस लिए होता है ये अभी मैं नहीं बकूंगा। टेट्राहेड्रल होता है मतलब sp3 होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो NiCO4 का स्ट्रक्चर ये है, टेट्राहेड्रल sp3 टेट्राहेड्रल। तो ये तो सही हो गया, NiCO4 तो सही है। अब 2 बचा है, नहीं 2 नहीं, 4 बचा है, XeO2 F2 और XeO2 F2 बचा है,
तो Xe2F2 में दो देख जेनॉन का 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 2 फ्लोरीन ले गया और 2 ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन 2 लेता है, एक ऑक्सीजन 2 लेता है मतलब 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचा है मतलब एक लोन पेयर बचा है। एक लोन पेयर बचा है तो क्या होगा? तो स्टेरिक नंबर कितना होगा पहले बोल दे। जेनॉन के फ्लोरीन की वजह से 2, ऑक्सीजन की वजह से 2 और एक आ रहा है लोन पेयर की वजह से, तो 5 आ रहा है। 5 मतलब टीबीबी स्ट्रक्चर होगा। टीबीबी स्ट्रक्चर कैसे दिखाएगा तू? एक तो देख बल्कि जो है ना, जो बल्कि ग्रुप है उसे पहले भेज दो इक्वेटोरियल में, और फिर फ्लोरीन ही बचता है। फ्लोरीन तो एक्सियल जाने के लिए मरते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आ रहा है। ये क्या आ रहा है? sp3d। तो ये भी स्ट्रक्चर sp3d का ही आ रहा है, तो ये भी सही है। ये भी नहीं होगा। तो इसे XCO2 F2 को भी काट दे। अभी तक तो 5 आया है। अब PtFCl4 XgF4 और SOCl2 बचता है। अब मैं दिखा देता हूँ। PtCl4 PtCl4 और 2 माइनस XgF4, 2 माइनस XgF4 और क्या बचता है? और SOCl2 SO2Cl2 तो मैंने कराया, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें जो आएगा, इसमें क्या आ रहा है देख ले। प्लेटिनम है। प्लेटिनम क्या है? 5d पीरियड का एलिमेंट है। 5d पीरियड एलिमेंट होता है। तो इसका जो CFAC वैल्यू आता है ना, ये बहुत ज्यादा हाई होता है। तो बहुत हाई होने से इसका डेल एसपी बहुत हाई होता है। तो ये लोग क्या प्रेफर करते हैं? स्क्वायर प्लेनर स्पीसीज। क्योंकि इसमें इसको जरूरत ही नहीं है। मतलब ये मेटल ना इतना बड़ा होता है, मतलब ये विज्ञान शास्त्र जैसा है ना, ये इतना बड़ा होता है। मेरा चैनल बहुत छोटा है, मेरा चैनल जितना बड़ा नहीं, मगर मैंने ये लोगो, ये पेज के हिसाब से जो लोगो बनाया ना, ये बहुत बड़ा है ना। तो प्लेटिनम जैसा बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है। तो प्लेटिनम अगर इतना बड़ा है तो इसका साइज से दिक्कत नहीं है। इधर अगर क्लोरीन आ जाए, इधर अगर क्लोरीन आ जाए, इधर अगर क्लोरीन आ जाए और इधर क्लोरीन आ जाए तो दिक्कत नहीं होगा ना। तो ऐसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, वो स्क्वायर प्लेनर बना लेते हैं। तो ये मैं बता देता हूँ। PtCl4 क्या बनाता है फिर? PtCl4 बना लेता है 2 माइनस, 2 माइनस और प्लेटिनम के ऊपर चार्ज है, उसके ऊपर फोकस मत कर। तो ये होता है स्क्वायर प्लेनर। तो इसके ऊपर स्टेरिक नंबर 4 होने के बावजूद ये स्क्वायर प्लेनर बनाएगा, तो इसका हो जाएगा DsP2। तो DsP2 ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। XCF4। XCF4 में क्या आएगा? जेनॉन का 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तुझे भी पता है। 4 फ्लोरीन ले जाएगा तो 4 बचेगा। 4 मतलब 2 लोन पेयर होगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिया तूने, स्टेरिक नंबर निकाल लिया। स्टेरिक नंबर कितना आएगा? 4 आएगा फ्लोरीन के लिए और 2 आएगा लोन पेयर के लिए, तो 6 आएगा। 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल आएगा। अब XCF4 शायद मैंने थोड़ी देर पहले भी कराया है। XCF4 अब 2 लोन पेयर है। 2 लोन पेयर को तुझे कैसे रखना पड़ेगा? लोन पेयर को ऐसे रख, ऐसे रख ताकि लेस रिपल्शन फेस करे, लेस रिपल्शन फेस करे। लेस रिपल्शन अगर फेस करे तो XgF4 का ऐसा होगा। ये आ गया XgF4 और ये एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर, ये हो गया। XgF4 का स्ट्रक्चर ये रहा। तो ये रहने से मैं बता सकता हूँ कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा, ये क्या रहेगा? sp3d2। तो ये भी हो रहा है नहीं, ये तो प्लेनर स्पीसीज है। अगर जियोमेट्री, जियोमेट्री अलग होता है। जियोमेट्री क्या होगा? प्लेनर होगा। प्लेनर या फिर तू स्क्वायर बोल ले, जो भी होगा। तो XgF4 तो नहीं आ रहा है, XgF4 तो नहीं होगा। अब PtCl4 माइनस भी नहीं होगा। और SOCl2 लास्ट ऑप्शन, अच्छा लास्ट ऑप्शन बचा है SOCl2। तो SOCl2 देख लेते हैं, SOCl2 में क्या हो रहा है। SOCl2 अगर तू देखेगा तो SOCl2 में सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब 6 में से तो 2 ले रहा है ऑक्सीजन की वजह से और 2 ले रहा है क्लोरीन की वजह से, तो 2 बच रहा है, मतलब एक लोन पेयर। अब स्टेरिक नंबर तो अगर इसका देख ले तो स्टेरिक नंबर कितना आएगा? एक आएगा ऑक्सीजन की वजह से, 2 आएगा क्लोरीन की वजह से और एक आएगा लोन केयर की वजह से। तो इसका 4 आ रहा है। तो 4 आ रहा है मतलब टेट्राहेड्रल होने की चांसेस है और होगा भी। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ये स्क्वायर प्लेनर नहीं होगा, तो सीधी सीधी बात है, एक ऑक्सीजन को इधर रख दे, एक क्लोरीन को इधर रख दे, एक क्लोरीन को इधर, और इधर आएगा एक लोन पेयर। तो इसका जो sp3 होगा और टेट्राहेड्रल होगा। तो ये भी सही ऑप्शंस आ रहा है। तो इसका सही ऑप्शंस 1 2 3 4 और 5, तो इसका आ रहा है 5। ये क्वेश्चंस बहुत बढ़िया था। अगर किसी को नॉलेज है अच्छा खासा स्ट्रक्चर के बारे में, जो रटेगा नहीं, क्योंकि अगर रट लेगा ना तो खत्म हो जाएगा, रटने से कुछ नहीं होता।
अगर उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स में फोकस कर ले तो बेहतर होता है ज़्यादा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चल लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स B3O8, F2O, H2SO4, F6, H2F5O6 एंड C3O2। तो B3O8 में V3O8 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देख पहले ब्रोमीन है, अब ब्रोमीन को ना ऐसे रख दे, ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, तीन ब्रोमीन है। ऑक्सीजन को ट्राई करना, ऑक्सीजन ना सेंट्रल एटम तभी आता है, मतलब जब सल्फर के साथ जुड़ा होता है उसके साथ। ब्रोमीन के साथ शायद मतलब थोड़ी दिक्कत होता है, तो ब्रोमीन इधर रह जाता है। और ऑक्सीजन का भी प्लेस कर, ऑक्सीजन का पहले तो डबल वन प्लेस कर दे सबके ऊपर, कि 8 ऑक्सीजन है तो सबके ऊपर 6-6 लगा दे, और इसके ऊपर ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव। अब बता देता हूँ मैं क्यों क्यों लगा रहा है, ओ नेगेटिव, सॉरी ओ नेगेटिव भी क्यों लगा रहा है। अब ब्रोमीन का देख, ब्रोमीन का उसमें क्या आ रहा है, ब्रोमीन का 7 है, 7 में से तो 4 दे रहा है। ब्रोमीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, 7 में से तो 2 ऑक्सीजन को, एक ऑक्सीजन को ऊपर 2 दिया, नीचे ऑक्सीजन को 2 दिया, तो मतलब 4 चला गया। और एक तो ब्रोमीन से के साथ कनेक्टेड है, मतलब क्या है, तो 7 माइनस 4 माइनस 1 क्या आएगा, 3 माइनस 1 2, 2 आ गया। तो एक ऑक्सीजन इधर भी रहेगा, एक ऑक्सीजन इधर भी रहेगा, तो ये हो गया। अब बोला गया है कि काउंट द नंबर ऑफ एटम्स एग्जिस्टिंग इन द जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इन द ईच मॉलिक्यूल। अब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तो ये तो मतलब अलग से भी कर सकता है। तो देख, इधर 2 माइनस है, इधर 2 माइनस है, इधर 2 माइनस है, तो इसका जो रहेगा ये +6 रहेगा, तो ये भी +6 रहेगा। मगर ये क्या रहेगा, +4 रहेगा, क्योंकि ब्रोमीन ब्रोमीन ये ब्रोमीन ब्रोमीन तो मॉलिक्यूल पोलर नहीं है ना, तो इसका +4 है। तो इसमें तो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। मतलब ब्रोमीन के, सॉरी ब्रोमीन के लिए, हाँ मतलब जो कि 0 स्टेट में है वो 0 है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बेटर होगा, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद चलते हैं F2O पे। अब F2O स्ट्रक्चर तो मैं क्या ही लिखा हूँ, F2O स्ट्रक्चर में ये तो -1 है, ये भी -1 है, सॉरी हाँ ये माइनस, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें क्या आएगा, +2 चार्ज आएगा, तो इसके भी ऊपर +2 चार्ज है, ये भी नहीं होगा। अब इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब H2S4O6, H2S4O6 में सल्फर है, तो 4 सल्फर को पहले लिख ले। अब इसके बाद 6 ऑक्सीजन आता है, तो एक एक के ऊपर देख, सल्फर के ऊपर होता है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, तो पहले तो 2 ऑक्सीजन लगा दे, इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी, तो 6 मॉलिक्यूल में सिमेट्रिकल रखना, मतलब ऐसे करना कि सिमेट्रिकल रह जाए, सिमेट्रिकल में ज्यादा बेहतरीन होता है मॉलिक्यूल्स, मतलब ये प्रैक्टिस के लिए ही बोल रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट हर जगह, इधर भी कॉन्सेप्ट है ही, मतलब ये तेरा प्रैक्टिस के लिए याद रखना कम होगा इसमें। 4 लगा दिया, अब देख 1 2 3 4 5 6, 6 तो हो रहा है, तो इसके बाद कैसे लगाएगा, और 2 हाइड्रोजन है, तो इसके बाद OH इधर आएगा, OH इधर आएगा। तो अगर OH और OH इधर आ रहा है, तो इसके देख 6 फिल फुल हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 फुल हो रहा है। अब इसके वजह से तो 4 आ गया, और इसके वजह से तो इसे ये +5 हो गया, ये +5 हो गया, मतलब ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है ये 2, तो इसके वजह से टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ रहा है, मॉलिक्यूल्स आ रहा है 2, जो कि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में बिलोंग कर रहे हैं, मैं हर बार नहीं लिख रहा हूँ, तो इसमें ये तो हो रहा है, तो इसके वजह से 2 आ रहा है। तो इसके वजह से H2S5O6, अब H2S5O6, अब देख H2S5O6 में क्या होगा, सेम होगा, एक सल्फर ज्यादा है बस, 4 सल्फर में से 5 सल्फर कर दिया, तो ये होगा, तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, ये भी 0 में आ जाएगा, ये भी 0 में आ गया। स्ट्रक्चर लिखना सीख, स्ट्रक्चर नहीं लिखने से तो इसमें से 3 आ रहा है, उसमें 2 आ रहा था, ये भी हो रहा है, इसमें से कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब आ रहा है C3O2 बच रहा है। अब C3O2 का स्ट्रक्चर सेमी पॉसिबल है, जब कार्बन के ऊपर ऐसा हो सकता है। अब कार्बन ऐसा है तो ये तो +2 है, ये तो +2 है, मगर ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में रह रहा है, क्योंकि कार्बन कार्बन वन नॉन पोलर है, तो इसमें से तो कोई मतलब चार्ज डिविजन नहीं होगा, तो ये 0 आ रहा है, तो इसके वजह से 1 आ रहा है, तो 3 2 5 1 6, तो थर्ड का जो फाइनल आंसर है वो 6 आएगा, तो इसका 6 आ रहा है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चले तो ये फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है, फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ टू 2pz ऑर्बिटल्स। पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं कि 2pz ऑर्बिटल्स, फिर 2pz ऑर्बिटल्स है कैसे। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ कि 2pz ऑर्बिटल, ये 2pz है, ये 2pz है, ये 2pz है, मतलब प्लस माइनस होगा,
प्लस माइनस ना फेजेस है, वो कोई मतलब चार्जेस नहीं है, ये याद रख लेना। ये माइनस को ये ऐसे रख दिया। अब सिग्मा ऑर्बिटल हैज ए टोटल ऑफ, सिग्मा मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोल रहे हैं, बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बोल रहे हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अगर बोल रहा है तो सिग्मा ऑर्बिटल हैज ए टोटल, सिग्मा ऑर्बिटल्स में ड्रॉ करता हूँ तो सिग्मा ऑर्बिटल बॉन्डिंग बनाएगा, तो ये होगा बीएमओ का स्ट्रक्चर। ये बीएमओ का स्ट्रक्चर हो रहा है। तो इसके बाद क्या होगा, तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें देख ले, इसमें तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब आएगा तो मैं कलर से दिखा देता हूँ, ये कलर से ज्यादा बेहतरीन लगेगा। तो ये क्या बन रहा है, ये तेरा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये सिग्मा बन रहा है, सिग्मा बनेगा तो पहला ऑप्शन में बोला है सिग्मा ऑर्बिटल हैज अ टोटल ऑफ टू नोडल प्लेन्स। एक तो नोडल प्लेन ऐसे जाएगा और एक नोडल प्लेन, टू पी जेड बोला है ना, तो ये डायरेक्शन की जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस ये होगा। तो ये एक नोडल प्लेन जाएगा जहाँ की इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये तो ऑप्शन सही है। अब बोला है सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स फॉर्म हैज वन नोड इन द, सिग्मा स्टार बनाएगा तो क्या होगा, एक तो प्लस आएगा और एक माइनस आएगा, तो इधर प्लस आएगा इधर माइनस आएगा, और इधर बॉन्डिंग नहीं होगा, तो बॉन्डिंग अगर नहीं होगा तो ये प्लस रह रहा है ये माइनस रहेगा, ये फिर प्लस रह रहा है ये माइनस रहेगा। तो इसमें क्या आ रहा है, एक दो तीन, तीन आ रहा है नोड, तीन नोड आ रहा है। तो इसमें बोला है वन नोड इन द एग्जैक्ट प्लेन। अब देख ये जेड एक्सिस है, मतलब ये प्लेन भी तो एक्स एक्सिस, अगर मैं इधर मान लूं कि एक्स एक्सिस है तो ये तो एग्जैक्ट प्लेन है ना, तो ये एग्जैक्ट प्लेन होगा। और वाई ऊपर है, मान ले कि वाई ऊपर रह रहा है, तो एग्जैक्ट मान ले या वाई जेड मान ले, एग्जैक्ट है या फिर वाई जेड है, दोनों में कितना आ रहा है, तीन आ रहा है, तो ये वन नोड तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब बोला है पाई ऑर्बिटल हैज वन नोड इन द प्लेन व्हिच इज परपेंडिकुलर, पाई ऑर्बिटल देख लेते हैं। तो ये जेड एक्सिस मेरा हो गया, जेड एक्सिस। तो ये तो पहले प्लस को मैंने डार्क शेड कर देता हूँ, और पहले बॉन्डिंग बनाने पाई बोला है, पाई स्टार नहीं, पाई बोला है मतलब दोनों ऐसा आएगा, तो ऐसे को करेगा तो क्या आएगा, ये तो आ रहा है और ये बन रहा है और ये बन रहा है। तो मैं सही से बना देता हूँ, इसे मिटा देता हूँ, कंफ्यूजन में आ जाएगा तू लोग। तो ये तो आ रहा है, मैं बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एक्सेल बनाना चाह रहा था, तो ये प्लस आ गया, प्लस मतलब डार्क शेड आ गया, ये तो खाली है। अब देख एक्स जेड ये है, मतलब उसका परपेंडिकुलर आएगा एक्स प्लेन, तो इसमें पहले बोला है कि प्लेन बोला है कुछ, हाँ, पाई ऑर्बिटल हैज वन नोड इन द प्लेन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस। अब मॉलिक्यूल कौन सा एक्सिस में जा रहा है, मॉलिक्यूल का ये पाई बॉन्डिंग हो रहा है, तो पाई बॉन्डिंग का पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर होता है मॉलिक्यूलर एक्सिस, मतलब ये जो एक्सिस है ये मॉलिक्यूलर एक्सिस है। अब ये अगर मॉलिक्यूलर एक्सिस रहेगा तो इसका परपेंडिकुलर क्या आएगा, तो इसका पैरेलली नोड आ रहा है, परपेंडिकुलर ऐसा तो कोई नोड नहीं है, ऐसा नोड तो नहीं है, तो इसका जो नोड आ रहा है ये पैरेलल आ रहा है, तो ये परपेंडिकुलर होने से तो गलत हो जाएगा, ये क्या आएगा, पैरेलल आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है पाई स्टार ऑर्बिटल, पाई स्टार बना लेते हैं, पाई स्टार होगा तो ये ऐसा आएगा और ये ऐसा आएगा, तो बना के ये कैसा दिखता है, ऐसा और ऐसा, ये एक शेडेड है इसमें शेडेड है, और ये बीच में से निकलते हैं नोड, ऐसा नोड निकलते हैं और ऐसा नोड निकलते हैं। बोला क्या गया एज वन नोड इन द एक्स वाई प्लेन। अब ये अगर जेड एक्सिस ऊपर मैंने खींचा हो तो एक्स वाई एक्सिस कैसा होगा, ये एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स वाई एक्सिस प्लेन है। अब एक्स वाई एक्सिस से क्या जा रहा है, ये मान ले कि ये एक्स होगा तो ये वाई होगा, तो इधर से जा रहा है एक प्लेन, एक्स वाई एक्सिस प्लेन से, एक्स वाई एक्सिस से कितना बोला है, वन नोड, हाँ इसमें एक ही नोड है, इसमें वन नोड प्रेजेंट है, एक नोड प्रेजेंट है जो कि एक्स वाई एक्सिस से हो रहा है, तो ये तो ऑप्शन सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है ये ए और डी आ रहा है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट प्रोड्यूसेस टू पैरामैग्नेटिक गैसेस, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द गैस दैट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो सिल्वर नाइट्रेट डिकम्पोज होता है, होके क्या होता है ये एक बार जान ले, कि इससे निकलते हैं अगर टू मान लो तो दो सिल्वर निकलते हैं, दो NO2 निकल जाता है और हाफ ऑक्सीजन निकलते हैं। तो सीधी बात है जो गैसेस है ये तो प्रेसिपिटेट हो जाता है, इसका प्रेसिपिटेट बन जाता है, इसका NO2 एक गैसेस होता है, ये ऑक्सीजन भी एक गैस होता है। ये ऑक्सीजन जो होता है ये पैरामैग्नेटिक होता है, ये पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है।
ये पैरामैग्नेटिक स्पीशीज होता है। कैसे पैरामैग्नेटिक होता है वो तो मैं बता देता हूँ। एक बात याद रख लेना कि जो बोरॉन होता है और जो ऑक्सीजन होता है, ये दोनों होता है पैरामैग्नेटिक। ये दोनों पैरामैग्नेटिक होता है। अगर कोई उसके ऊपर छेड़खानी ना किया है, छेड़खानी मतलब प्लस या पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाया है, वो मैं समझा दूंगा। बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑर्बिटल 1 सेकंड में कैसे निकलते हैं। तो उसके बाद तो बोल है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द गैस दैट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब एबीएमओ निकालने के लिए क्या क्या करेगा? एबीएमओ तो निकाल लेगा। एबीएमओ, हाँ। अब कितना बोला है? दैट हैज द प्रेजेंट, हाँ, हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पहले किसमें प्रेजेंट है? हाईएस्ट नंबर ऑफ, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है ये पहले देख ले। अब हाँ हाँ, अब देख, तुझे पता है मैंने थोड़ी देर पहले बोला ऑक्सीजन में sp मिक्सिंग नहीं होता है। नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो कैसा होता है ऑक्सीजन में? ये होगा 1s। 1s तो छोड़ ही दे। ये 1s, मतलब 1s का सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, और ये सिग्मा 1s, ये सिग्मा 2s, और ये सिग्मा 2s का 2s स्टार। अब उसके बाद क्या आएगा? सिग्मा जेड, 2pz, और ये सिग्मा स्टार 2pz, और इसके बीच में दो दो, ये दोनों दो आ गया। तो इसमें क्या होगा? 5 स्टार आ गया, 2p xy, 2p xy, और इसमें आएगा 5 2p xy। अब इन दोनों में से तो, अब देख कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। अब ऑक्सीजन के कितना? ऑक्सीजन का तुझे पता है 16 इलेक्ट्रॉन है। तो 16 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसमें कितना आ रहा है? इसमें आ रहा है दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब देख NO2 में कितना आता है? NO2 जब पॉली एटॉमिक आ जाए ना, तो पॉली एटॉमिक में ऐसा कर देना कि अगर ऑड हो रहा है तो इसमें NO2 आ रहा है, NO2 का स्ट्रक्चर भी तू देख लेना। तो NO2 का स्ट्रक्चर में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है। तो इसका बोला गया कि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में हो रहा है। तो इस गैस के लिए मैं कंसीडर करूंगा कि इसका एंटी बॉन्डिंग मतलब इसका एबीएमओ में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसका एबीएमओ में देख 1s स्टार में दो प्रेजेंट है, 2s स्टार में दो प्रेजेंट है, और क्या 5 स्टार 2p में 2pxy में दो, तो टोटल आएगा 6 इलेक्ट्रॉन जो कि एबीओ में प्रेजेंट है। और 6 इलेक्ट्रॉन, और बीएमओ में कितना प्रेजेंट होगा? इधर से 4 आएगा, इधर से 5 6 7 8, तो बीएमओ में कितना प्रेजेंट होगा? 10। 10 और 6 16 इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन बीएमओ में, ये 6 इलेक्ट्रॉन एबीएमओ में। तो ये गया प्रेजेंट इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज 6। ये तो 6 हो गया। तो 5th का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 6। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया था करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस आर। अब फास्फोरस का ऑक्सो एसिड देखने के लिए पहले तुझे जानना है कि ये ऑक्सो एसिड में स्ट्रक्चर क्या होता है। अब ये H3PO3 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देख पहले फास्फोरस, फास्फोरस कितना वैलेंसी शो करता है? फास्फोरस का वैलेंसी शो होता है 5। 5 या 3 करता है, 5 तो कर लेता है, मतलब 3 जब pH3 जैसे वो ड्रैगो कंपाउंड हो लेता है तब pH3 होता है। तो pH5 अगर होता है ऑक्सीजन आएगा, तो ऑक्सीजन को अगर अब पहले तो सीधा चढ़ा दे। ऑक्सीजन को, एक ऑक्सीजन को तो पहले डबल बॉन्ड से उसको सीधा लगा दे। इसके बाद आएगा एक O एक O। अब 3 हाइड्रोजन इधर पड़ा है, तो दो हाइड्रोजन तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर जाएगा और एक हाइड्रोजन नॉर्मल पीएच के साथ रहेगा। अब तुझे भी पता है फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली में आता है। अब नाइट्रोजन फैमिली के बाद आता है ऑक्सीजन फैमिली। तो ये नाइट्रोजन फैमिली मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होता है, नाइट्रोजन से भी कम होता है, मतलब कार्बन बराबर होता है। अब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वो ज्यादा एसिडिक नहीं होता। जब कार्बन किस में है? sp3 सेंटर में है, ये भी sp3 सेंटर में है। तो ये बॉन्ड तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब स्लाइटली पोलर होगा, स्लाइटली पोलर। और ये ओइज बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस आ जाएगा, तो ये बॉन्ड तो है पोलर बॉन्ड। तो ये नॉट, ये स्लाइटली पोलर है, ये पोलर बॉन्ड है। और ये तो अगर एसिडिटी इसको निकालने के लिए बोलेगा, मैं क्वेश्चंस में बाद में आता हूँ। तो एसिडिटी किसके वजह से होगा? ओइज बॉन्ड के हाइड्रोजन ब्रेकेज के ऊपर होगा। ब्रेकेज ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ओएच बॉन्ड इसके वजह से होगा, ना कि पीएच बॉन्ड ब्रेक करके हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो ओएच बॉन्ड के ब्रेकेज के वजह से होगा एसिडिटी। तो अब क्वेश्चंस में चलते हैं। क्वेश्चन में पहला ऑप्शन है अपॉन हीटिंग H3PO3, H3PO3 को तो अगर हीट करेगा
तो क्या निकलता है, अगर इसमें इसमें रिएक्शन को याद रखना पड़ेगा कि 3H3PO4 प्लस PH3। अब देख ये मैं बता सकता हूँ कि अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन टू प्रोड्यूस H3PO4 एंड PH3, ये तो सही है। देखिए रिएक्शन तो याद कर ही सकता है, मगर याद रखना ना, क्योंकि पीएच3 मॉलिक्यूल ना थोड़ा-सा स्टेबल बोल सकते हैं, ड्रैगो मॉलिक्यूल की वजह से वो स्टेबल हो जाता है, मतलब थोड़ा-सा उसका दिक्कत होता है, वो बॉन्ड एंगल का 90 डिग्री में रह जाता है, मगर वो पीएच3 स्टेबल है, फॉस्फीन। तो ये पीएच3 निकल गया, पीएच3 तो ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन क्यों बोलता है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्यों बोलता है, ये भी देख ले, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन रह रहा है -6 दे रहा है ऑक्सीजन इधर से। हाँ, ऑक्सीजन का ऊपर -6 हो रहा है और इसकी वजह से +3 हो रहा है, तो इसके ऊपर +3 आ रहा है। अब PO4 आएगा -8 + 5, ये तो +5 में हो गया। अब इसके वजह से PH3 के ऊपर हाइड्रोजन ज़्यादा उसमें है, तो मैं बोलूँ तो ये -3 में आ गया। तो इसके इसे हो रहा है ऑक्सीडेशन और ये जा रहा है रिडक्शन, तो इसलिए इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इस क्वेश्चन में ना डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के ऊपर ये लोग ने फोकस किया है, ना कि H3O PO4 PH3 बन रहा है, क्योंकि उसने दे दिया है कि बन क्या रहा है, मतलब तुझे अंदाजा लगाना पड़ेगा थोड़ा। अब बोला गया व्हाइल H3O acts as a reducing agent H3PO4 कैन नॉट। अब देख फास्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही कितना है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब देख उसका तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बन सकता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बन सकता है +5। +5 के ऊपर +6 से तो नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो जाएगा कैसे +6 में। तो अगर +5 इसका मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट, अब किसी को रिडक्शन करने के लिए खुद का ऑक्सीडेशन होना जरूरी होता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये ऑप्शंस तो ठीक है, क्योंकि बोला है कैन, अच्छा कैन एक्ट एज कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ H3PO3 तो कर लेगा, क्योंकि H3PO3 में +3 है, तो ये PO3 ऑक्सीडाइज होकर H3PO4 में चला जाएगा। ये तो सही है, ये तो सही होगा। मगर H3PO4 कैन नॉट, तो ये ऑप्शन सही है। अब H3PO3 से मोनोबेसिक एसिड ये तो नहीं है, डाइबेसिक एसिड है, मैंने अभी बताया, क्योंकि 2 OH बॉन्ड है, तो ये तो डाइबेसिक की तरह एक्ट कर लेगा। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब द हाइड्रोजन एटम पीएच बॉन्ड इज नॉट आयनाइज्ड इन वाटर। अब जब आयनाइज करेगा ना, तो आयनाइज होने के बाद क्या होगा, जो पोलर बॉन्ड से वो खुल जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन निकलेगा और ये पूरा सा कंपाउंड रह जाएगा, मतलब पीएच, एच रहेगा एक, पी रहेगा और H3PO3 रह जाएगा, HPO3 ये रह जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा 2 नेगेटिव चार्ज और ये 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो ये पीएच बॉन्ड ब्रेकेज नहीं होगा, ये पीएच बॉन्ड ब्रेकेज नहीं होगा। इज नॉट आयनाइजेबल, तो ये भी सही ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, बी एंड डी। ये हम लोगों का हो गया 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन के बाद 7th में चले जाते हैं। 7th में बोला गया हाँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिबरेट्स ऑक्सीजन अपॉन हाइड्रोलाइसिस। अब ये रिएक्शन ना पूरा सीधा, मतलब तुझे याद रखना पड़ेगा। पहले तो लेड का ये कंपाउंड है PbO3O4, ये याद रखना, ये इनसॉल्युबल होता है, तो हाइड्रोलाइसिस का ऑप्शन ही नहीं है। इनसॉल्युबल इन वाटर ये होता है, तो ये तो गलत हो गया पहले ही। अब KO2 दिया है, KO2 क्या है, KO2 के साथ जब तू हाइड्रोलाइसिस करेगा 2H2O, क्या निकलता है, KOH बेसिक है, ये बेसिक ये बनाएगा, प्लस H2O2 निकलेगा और ऑक्सीजन निकलेगा। और अगर मैं बैलेंस करूँ तो ये होगा 2KOH और ये 2 हाइड्रोजन इधर आ रहा है, हाँ, तो इसमें से तो ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ये ऑप्शन तो सही है। अब Na2O2 निकल रहा है, Na2O2, Na2O2 के साथ जब हाइड्रोलिसिस करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या निकल रहा है, पेरोक्साइड निकल रहा है। इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं बच रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन इधर ज्यादा हो रहा है, तो ये तो हो रहा है, मतलब हाँ, ये भी गलत हो रहा है। अब Li2O2 के साथ 2H2O निकलेगा, क्या होगा, 2LiOH प्लस H2O2, पेरोक्साइड फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें से सिर्फ करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा KO2। अब KO2 करेक्ट ऑप्शन हो गया। KO2 के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म में कंसीडर करने, व्हेन अ चार्ज कंपाउंड इज ब्रॉट नियर द फ्लोइंग स्ट्रीम, हाउ मेनी ऑफ देम शो डिफ्लेक्शन एज पर द फॉलोइंग फिगर। अब डिफ्लेक्शन कौन कौन शो कर रहा है, डिफ्लेक्शन शो करने के लिए तुझे यह बात याद रखना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल को डिफ्लेक्शन शो करने के लिए मॉलिक्यूल को पोलर होना जरूरी है।
पोलर होना ज़रूरी है। अगर मॉलिक्यूल का पोलर होना ज़रूरी है तो क्या होगा? ऑक्सीजन तो भाई नॉन पोलर है, एचएफ पोलर है, H2O पोलर है, NH3 पोलर है, H2O2 का बाद में आता हूँ, CCl4 तो नॉन पोलर है, CH3 पोलर है, C6H6 ये नॉन पोलर है, ये तो पोलर है। अब H2O2 तो जो H2O2 है ना, ये H2O2 जब लिक्विड फॉर्म में होता है, तब क्या होता है कभी-कभार वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फेवर हो जाता है। अब ये H2O2 का मॉलिक्यूल्स कभी-कभार ऐसे भी रह सकता है, ट्रांस में भी रह सकता है, कभी कभार सिस में भी, क्योंकि ये बॉन्ड रोटेशन अवेलेबल होता रहता है। तो ये अगर होता रहता है तो क्या होगा, एक सेकंड। हाँ, तो होता रहता है तो ये मॉलिक्यूल तो बन गया। मतलब नॉन पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी है और पोलर भी बन सकता है कभी कभार। अब इसमें जब लिक्विड फॉर्म में है तो ये नॉन पोलर की तरह एक्ट कर लेता है, तो ये नॉन पोलर की तरह एक्ट हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, तो कितना मॉलिक्यूल्स पोलर हो रहा है, 1 2 3 4 और 5 हो रहा है शायद, सॉरी ये H2O2, हाँ ये नॉन पोलर की तरह मान ले क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, तो ये तो सॉरी ये पोलर की तरह। हम्म, ये पोलर मॉलिक्यूल मान ले, क्योंकि अगर डाइपोल मोमेंट देखेगा ना एक मॉलिक्यूल का, तो ये तो कट रहा है, तो ये तो बोलेगा तुम म्यूजिकल टू जीरो हो रहा है, मगर ये पोलर है क्योंकि ये सिस फॉर्म में, इसका जो मतलब इसका रोटेशन अवेलेबल होता है, तो ये पोलर मॉलिक्यूल की तरह लिक्विड फॉर्म में ट्रीट होता है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स की तरह। तो ये भी सही ऑप्शन हो गया, तो ये मैंने इधर से मिटा देता हूँ, ये सही ऑप्शन है, तो बन रहा है कि 6। ये क्वेश्चंस कॉक बम दे दिया, ये सब देख के डरना मत, ये सब मतलब बकचोदी के लिए देता है, उस सबसे ज्यादा कुछ होता नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चंस को देख के आधे बच्चे भाग जाएगा, क्योंकि कोई न्यू मेडिकल का एक सिंगल वैल्यू नहीं दिया है और पूछा है एक न्यू मेडिकल वैल्यू। तो ये क्वेश्चन लग जो छड़ के आते हैं, और क्वेश्चन सच में बढ़िया है। अब नाइन्थ क्वेश्चन में देख लेते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में है कि द फॉलोइंग बिलो इज द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस d of H2 molecule in the electronic ground state. What is the value of the net potential energy E naught in kilojoule mole inverse for d is equal to d naught at which the electron repulsion and the nucleus repulsions are absent. अब पहले तो देख ले इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कब खत्म होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन देख, जब तो इधर आएगा, इधर क्या हो रहा है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ रहा है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा तो इधर क्या होगा, न्यूक्लियस 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 पास आ रहा है, ये घट डिस्टेंस घटेगा तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन बढ़ेगा, और इधर बढ़ के ऐसा आ जाता है, ये तो ज्यादा हो जाता है जब बहुत क्लोज आ जाता है। और ये एनर्जी हम लोग को क्या पता है, एट डी इजिकल टू डी नॉट, डी इजिकल टू डी नॉट क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो एग्जैक्ट सवाल क्या पूछा है कि एट डी फॉर डी इजिकल टू डी नॉट ही तुझे पूछा है, डी इजिकल टू डी नॉट में क्या होगा, मॉलिक्यूल पूरा बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ये अगर मान लो तो ये बॉन्ड फॉर्म हो गया, बॉन्ड किसके बीच में, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है। चल कोई दिक्कत नहीं। अब हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये है द मोस्ट सुइटेबल स्ट्रक्चर बॉन्ड फॉर्मेशन, इसलिए तो पूरा धरती इसके ऊपर टिका है बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब इलेक्ट्रॉन, अब बोला क्या है, एज रेफरेंस द पोटेंशियल एनर्जी, पूछा क्या है, द वैल्यू ऑफ नेट पोटेंशियल एनर्जी। अब नेट पोटेंशियल एनर्जी ई नॉट, नेट पोटेंशियल एनर्जी ई नॉट निकालने के लिए क्या होगा, तो एक बार इसके लिए होगा, इस वन ये हाइड्रोजन को एक मान लेता, इसको दो मान लेता, तो एक तो होगा, तो जो नेट पोटेंशियल एनर्जी आएगा ना, मैं इधर लिखता हूँ, नेट पोटेंशियल एनर्जी आएगा, नेट पोटेंशियल एनर्जी आएगा, तो उसके फर्स्ट के लिए भी आएगा, सेकंड के लिए भी आएगा, मतलब दोनों के लिए आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, सॉरी 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 आर, ये होता है फॉर्मूला। अब क्या के क्या होता है, के का वैल्यू होता है, आर क्या है, बोर रेडियस, के का वैल्यू है 9 × 10⁹ लगभग ऐसा ही कुछ है, हाँ, इंटू, अब क्यू, क्यू क्या है तुझे भी पता है कि एक चार्ज होता है 1.6 × 10⁻−19। अब Q1 Q2 बहुत सेम ही है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। और आर क्या है, बोर रेडियस 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है, 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है, तो इसको अगर आर्मस्ट्रॉन्ग से मीटर में ले जाऊंगा तो -10 से करूंगा, तो ये होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किस लिए, फॉर वन एटम, फॉर वन एटम, तो ये तो होगा। अब नेट पोटेंशियल एनर्जी अगर तुझे पूछे ना,
नेट पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है, फर्स्ट के लिए भी है, सेकंड के लिए भी है। फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए है, वो दोनों क्या इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, दोनों इक्विवेलेंट एटम्स है। दोनों अगर इक्विवेलेंट एटम्स आएगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 का होल स्क्वायर बाई 0.529 इंटू 10⁻−10। तो ये सब तो कर लेना बहुत अच्छे से, मतलब बहुत बढ़िया से कर लेना, नेगेटिव चार्ज भूलना मत। तो ये आएगा -4 सब कुछ करके, हाँ सॉरी 4.355 इंटू 10⁻21 इंटू 2, ये आ रहा है। अब देख, ये जो मैंने ड्रॉ किया ना, ये तो जो भी आया, क्या आया पोटेंशियल एनर्जी, मैं फिर से लिख देता हूँ। फॉर 1+2 दोनों के लिए आया, एक के लिए भी आया, दो के लिए आया। ये कितना आया, 2 इंटू 4.355 इंटू 10⁻21 किलो जूल। अब देख, तुझे क्या पूछा गया है क्वेश्चंस में, अच्छे से देख ले, मैं इसको इधर लेके लेता हूँ। तो क्वेश्चंस में पूछा बोला है कि द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम, व्हाट इज द नेट पोटेंशियल एनर्जी इन किलोजूल मोल इनवर्स। अब किलोजूल मोल, ये यूनिट कन्वर्शन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तुझे पूछा गया है किलोजूल मोल इनवर्स में, ये क्या है ना, किलोजूल मॉलिक्यूल इनवर्स है, एक मॉलिक्यूल के लिए है। और मॉलिक्यूल इनवर्स हम लोग नहीं लिखते, डायरेक्ट किलो जूल लिख देते सिर्फ। अब ये दिक्कत आता है कि जब मोल के लिए पूछा है, तो ये तो सिंपली एक मॉलिक्यूल है, और एक मॉलिक्यूल से एक मोल ले जाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, सीधी बात है -2 Na। Na को चिपका दे, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर को चिपका दे। एवोगाड्रो नंबर चिपकाने से, एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। इसका यूनिट होता है मोल यूनिट, यूनिट का खेल है ये सिर्फ, और कुछ नहीं है। 355 इंटू 10⁻21 किलो जूल। तो ये जो फाइनल आंसर आएगा, वो फाइनल आंसर कुछ ऐसा आएगा कि -5246.49 किलो जूल मोल इनवर्स, ये आएगा फाइनल आंसर। तो ये आ रहा है फाइनल आंसर, तो इसका तो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही सही था। इसका जो फाइनल आंसर जो भी आ रहा है, वो तो मतलब चेक कर लेना एक बार कैलकुलेटर से, मैं बस देख रहा हूँ इधर से। हाँ, अब ये क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सच में बढ़िया है। ये क्वेश्चन बोला गया है, टिन क्लोराइड क्यूब undergoes the following reactions not balanced. X is a mono anion having pyramidal geometry. अब देख, पहले तो तू मान ले कि टिन क्लोराइड दिया है, मतलब SnCl2 दिया है। SnCl2 अगर दिया है, तो इसके साथ आ रहा है क्लोरीन माइनस। अब क्या बोला है, पिरामिडल स्ट्रक्चर sp3 हाइब्रिड, पिरामिडल जियोमेट्री है, पिरामिडल जियोमेट्री मतलब sp3 होगा। तो SnCl4 माइनस Cl पिरामिड होगा, तो SnCl3 माइनस का स्ट्रक्चर SnCl3 होगा। हाँ, और तो फर्स्ट में बोला है द सेंट्रल एटम ऑफ एक्स इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये तो सही है, क्योंकि स्टेनम में आता है एक लोन पेयर, ये आएगा क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज भी है, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, तो ये तो हो गया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर किस वजह से आ रहा है, जियोमेट्री बोला है, जियोमेट्री और हाइब्रिडेशन भूलना मत। ये पिरामिडल है, जो भी है, एक सेकंड। तो ये होता है SnCl3 माइनस का स्ट्रक्चर, SnCl3 इधर माइनस चार्ज भी आ जाता है, तो इधर तो है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये तो सही है। इसके बाद बोला है कि SnCl3 के ऊपर, मतलब सॉरी SnCl2 है। अब SnCl2 ऐसा है, इसका तो ये हाइपोवैलेंट है, हाइपोवैलेंट है, तो इसके ऊपर वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इसके ऊपर NH3 आके NMe3 जो भी है, जिसके पास लोन पेयर है, वो लुईस बेस एडक्ट बना सकता है, इजीली बना सकता है, क्योंकि लोन इजीली मतलब वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो वैकेंट ऑर्बिटल तो बोला गया है कि ये तो सही है। वाई एंड जेड आर न्यूट्रल कंपाउंड्स, वाई और जेड न्यूट्रल कंपाउंड्स तो तभी बोल सकता है जब उसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है ना, वो मतलब वो चार्ज डेंसिटी सही है। अब नाइट्रोजन इधर से डोनेट कर देगा, तो एसएन, हाँ, न्यूट्रल कंपाउंड्स, तो एसएन इधर, एसएन में नेगेटिव चार्ज आएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये न्यूट्रल तो होगा, हाँ न्यूट्रल होगा ये। अच्छा, ये दे ही दिया है वाई एंड जेड। अब पहले तो वाई का देख लेते हैं, वाई का बोला है देयर इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन वाई, ये तो सही है। अब लुईस एसिड लुईस बेस एडक्ट बनेगा, तो ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ही बनेगा ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फिर डी ऑप्शन सही है। अब बी और सी ऑप्शन देख लेते हैं। जेड ऑप्शन में बोला गया है कि SnCl2 जब कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये क्या बनेगा, कॉपर Cl बनेगा, और SnCl4 बन रहा है, SnCl4 बनेगा।
इधर अगर बैलेंस करना चाहे तो कॉपर को ऐसे लिख सकता है, 2 कॉपर और ये आ रहा है। हाँ, सही है। अब SnCl4 का स्ट्रक्चर देख ले। SnCl4 का स्ट्रक्चर अब बोला क्या है, पूछा क्या है, देख SnCl4 है तो इसके ऊपर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। तो ये तो गलत हो गया बी ऑप्शन। अ सेंट्रल एटम इज जेड हैज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई एसएन कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 खा गया, तो नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये sp3 होता है, नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी गलत हो गया। ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये ए और डी है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया ईच ऑफ द फॉलोइंग contains a set of four molecules. Identify the molecules are all molecule possess permanent dipole moment at room temperature. अब रूम टेम्परेचर में कार्बन डाइऑक्साइड का तो नॉन पोलर होता है, तुझे भी पता है। ये सिर्फ डायनामिक डाइपोल मोमेंट दिखाता है, या डायनामिक डाइपोल मोमेंट क्या चीज है अभी जानने का कोई जरूरत नहीं है। ये रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी में आता है, जब एमएससी में मतलब एमटेक में एमटेक करेगा तो जान लेना, कोई जरूरत नहीं है। CO2 बोला गया ऑल फोर मॉलिक्यूल्स पॉजेस परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ये तो नहीं शो कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को खेल खत्म हो गया इधर ही। अब देख ले O3, इसे O3 मैंने अभी बताया O प्लस होता है, और ये होता है ऑक्सीजन, ये आता है O नेगेटिव। तो इसका तो भाई सीधी सीधी है, ये डाइपोल मोमेंट शो कर लेता है। तो इसका अगर डाइपोल मोमेंट शो कर दिया, मतलब डाइपोल मोमेंट मतलब पोलर मॉलिक्यूल बन गया। पोलर मॉलिक्यूल है, डाइपोल मोमेंट शो कर रहा है। और डाइपोल मोमेंट एट रूम टेम्परेचर शो कर रहा है, मतलब क्या है, सीधे सीधे है। पोलर मॉलिक्यूल्स कौन कौन है तुझे बताना है। अब पोलर मॉलिक्यूल सीधा एक बार देख ली कौन कौन हो रहा है पोलर मॉलिक्यूल्स। अच्छा O3 तो हो रहा है, O3 को मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ मैं। नॉन पोलर कौन कौन है वो देख लेता हूँ पहले। अब BeCl2 को देख ले। BeCl2 जो है ना वो लीनियर स्ट्रक्चर है, तुझे भी पता है लीनियर स्ट्रक्चर है। लीनियर स्ट्रक्चर अगर होगा तो इस इधर जितना डाइपोल मोमेंट जाएगा इतना ही जाएगा, तो BeCl2 खत्म हो गया। अब BeCl2 इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो गया। अब उसके ऊपर आता है C6H5Cl, ये तो पोलर मॉलिक्यूल है, इसको देखना ही क्यों है। BCl3 आता है, BF3 देख लेते हैं। BF3 तो इसका जो नेट आता है ना, इसका 60 डिग्री आता है, इसका 60 डिग्री आता है, और ये मिला के ये दोनों भी सेम हो जाता है, तो BF3 भी खत्म हो गया। अब BF3 खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या देख लेते, SF6 पड़ा है, SF6 देख लेते। SF6 क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल फ्लोरीन, इसका तो ऑक्टाहेड्रल है, ये भी सही है। इसका भी खत्म, ये नॉन पोलर है। SF6 भी खत्म हो रहा है, तो क्या ऑप्शन आएगा, शायद मेरे ख्याल से बी और डी आ रहा है, क्योंकि जो SO2 आ रहा है ना, SO2 आ रहा है, SO2 में तो सल्फर का 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर ये ले जाए ना, 4 ले जाए तो एक बच रहा है, तो इसका तो पोलर मॉलिक्यूल होगा, ये तो पोलर है। C6H5Cl मतलब बेंजीन के ऊपर तो लगा देगा एक क्लोरीन, तो ये तो पोलर होगा ही ना। अब H2AC ऐसा आएगा, तो इसके भी ऐसा ही आएगा ना, पोलर मॉलिक्यूल होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। और BrF5 आ रहा है, BrF5 तो मत ही पूछ भाई, इसका तो होगा ही होगा। और ये एक लोन पेयर लेके बैठा हुआ है, तो इसका भी अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो रहा है। अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर 5 और 2 7, तो इसका भी मतलब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन है, मगर ये पोलर है, तो ये भी सही है। CH3 भी सही है, मगर ये ऑप्शन तो खत्म हो गया क्योंकि चारों पूछा है। और इसमें देख लेते, NO2 तो NH3 तो पोलर मॉलिक्यूल है, मुझे करना है कि वो NH3 मतलब एक लोन पेयर होता है, 3 हाइड्रोजन होता है, तो ये तो सही है। POCl3 में भी सेम, POCl3 में भी एक ऊपर दो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तीनों क्लोरीन है। CH3Cl अगर पूछेगा तो कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन ऐसा है और क्लोरीन ऐसा है, तो ये भी डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऑक्सीजन की तरफ, इलेक्ट्रोनेगेटिव का तरह जाता है। और NO2 अगर देख ले तो NO प्लस ये रहता है और ऑक्सीजन ये रहता है, ऑक्सीजन ये रहता है, तो ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, ये नीचे की तरफ जाएगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है बी एंड डी। तो अब हम उसके बाद वाले क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया है कि among B2H6 B3N N2O the total number of molecules containing covalent bond between two atoms of the same kind। B2H6 का स्ट्रक्चर सबको पता होता है, ये B2H6 का स्ट्रक्चर है, दो बोरॉन, ये B2H6। भाई इसमें बोरॉन बोरॉन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं रहता, ये याद रख लेना। B2H6 का स्ट्रक्चर, B2H6 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो ये तो सॉरी टोटल कंटेनिंग कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये तो गलत है। अब B3N3 ऐसा होता है, तुझे भी पता है, B3N3 में साइक्लिक फॉर्म हो जाता है,
तो ये साइक्लिक फॉर्म में बोरॉन बोरॉन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं रहता है, तो ये भी गलत हो गया है। इन टू ओ के बीच में मॉलिक्यूलर कंटेनिंग कोवेलेंट टू एटम्स ऑफ सेम काइंड, तो ये तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड रहता है, ये तो बॉन्ड रह जाता है, तो ये तो सही है। N2O4 को भी देख ले तू, N2O4 में भी ये बॉन्ड रह जाता है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक के ऊपर, हाँ, तो ये तो सही है, ये N2O4 भी सही है। इसके बाद आता क्या है, H2S2O3। H2S2O3 का स्ट्रक्चर अगर तू देख लेगा, एक सेकंड, हाँ, H2S2O3, तो ये सल्फर के ऊपर दो सल्फर है ना, तो दो सल्फर, एक सल्फर के साथ डबल बॉन्ड करेगा, नीचे एक ऑक्सीजन लगा दे, इधर एक OH आ गया, इधर एक OH आएगा, तो ये सल्फर सल्फर के बीच में दो डबल बॉन्ड है, तो ये भी सही है। अब H2S2O8 पूछा है, H2S2O8 कैसा आएगा, सल्फर, ये बोलेगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन बीच में है, क्योंकि 8 ऑक्सीजन है ना, 4 और 6 हो गया, और 2 OH तो लास्ट में लगा दिया। अब पूछा गया है, देख बोल, अब तो सल्फर सल्फर के बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, मगर पूछा क्या है, डबल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ सेम काइंड, दो ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो सेम काइंड है ना, तो ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ये 4 आएगा। ये देख लेना, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केमिकल बॉन्डिंग से जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग लोगों को टफ लगता है, मगर स्ट्रक्चर लोगों को समझ नहीं, स्ट्रक्चर अगर रटेगा तो खत्म हो जाएगा, सीधी बात है। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल देख, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हाइब्रिडेशन पता कर, स्टेरिक नंबर देख, एक एक स्टेप का टाइम लगेगा मगर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ compounds having at least one bridging oxo group among the molecules, पहले तो देख लो कि किसमें स्ट्रक्चर देख ले, इसमें भी सेम है कि स्ट्रक्चर देखने की बात है, तो N2O3 का स्ट्रक्चर देखेगा, तो N2O3 का स्ट्रक्चर ऐसा आता है। ये मुझे ना केमिकल बॉन्डिंग दो पार्ट में करना पड़ेगा, एक पार्ट में बहुत ज्यादा हो जाएगा, हचपच हो जाएगा। नाइट्रोजन का ऑक्सीजन आता है, एक ऑक्सीजन इधर आएगा, एक ऑक्सीजन आएगा इधर, ये स्ट्रक्चर होता है। कभी कभार ये स्ट्रक्चर भी सही हो जाता है नाइट्रोजन के ऊपर, अगर मैं बोलूँगा इसका तो मतलब खुल के ऑक्सीजन के ऊपर ये स्ट्रक्चर भी सही है, ये दोनों स्ट्रक्चर सही है, तो ये स्ट्रक्चर भी हो सकता है, मतलब ये तो सही है, मतलब ये भी हो सकता है, तो इसको तो मतलब राउंड कर देता हूँ, सर्कल कर देता हूँ, इसको मान ही चल, कोई दिक्कत नहीं। ये स्ट्रक्चर शो करता है, क्योंकि तुझे तो बोला है एटलीस्ट वन ब्रिजिंग ऑक्सो ग्रुप अमंग द मॉलिक्यूल्स, ये इस स्ट्रक्चर में भी हो सकता है ना। तो N2O5 पूछा है, N2O5 में तो भाई छो मतलब मत ही पूछ, ये तो होगा ही होगा, ये तो N2O5 शो कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, याद रखना। P4O6 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, P4O6 पहले तो फॉस्फोरस फॉस्फोरस को ऐसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में लगा दे, फिर एक हर एक के बीच में एक ऑक्सीजन लगा दे, और ये जो दोनों एंटी पोजिशन में इन दोनों के बीच में लगा दे, तो ये तो इसमें तो 6 है, तो ये तो होगा ही होगा। अब P4O7 में कुछ नहीं है, ये जो स्ट्रक्चर है ना, P4O7 में एक के ऊपर बस एक फॉस्फोरस के ऊपर डबल वन लगा दे, तो ये तो सही है। अब H2P H4P2O5, अब फॉस्फोरस क्या आएगा, देख, एक फॉस्फोरस दो फॉस्फोरस है, दोनों के ऊपर चार OH ग्रुप है, दो तो ऐसे पुट कर दे पहले, और एक तो फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड कर दे, तो एक ऑक्सीजन बच रहा है, उसे अंदर ले आ, तो ये बच रहा है H5P3O10। H5P3O10 को कैसे करेगा, P3 कर ले, P3 को पहले तीनों फॉस्फोरस कर ले, एक के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे दे, तीन ऑक्सीजन चला गया, एक OH ऐसे दे दे, और एक OH, तीनों के ऊपर एक एक OH दे दे। अब जो इसके अंदर तो बॉन्ड बनेगा, तो कितना हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, दो ऑक्सीजन बचा है, दो ऑक्सीजन का ऐसे दे दे, शायद हाइड्रोजन 1 2 3 4 5, 5 हाइड्रोजन हो रहा है, ये भी सही है। अब H2S2O3 का स्ट्रक्चर मैंने अभी कराया, तो इसका सल्फर सल्फर में बॉन्ड होता है, और इसके ऊपर एक OH आता है, इसके ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके ऊपर OH आता है, तो ये भी सही है। अब H2S2O5 का स्ट्रक्चर कैसा आएगा, सल्फर सल्फर के ऊपर बॉन्ड आता है, ये OH आ गया, ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन आता है डबल बॉन्ड, इसके ऊपर लोन पेयर आ जाता है, तो इसका तो नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आ रहा है 7 आ रहा है, शायद मैंने कुछ गलत किया है, इसका तो नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका 6 आएगा, तो इसका 6 आ रहा है, 6 आ रहा है इसका एक्चुअल आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट 14 क्वेश्चन पे 14 क्वेश्चन में बोला गया है, हाँ, HClO4 और HClO जो भी है इसके इन दोनों के बीच में स्ट्रक्चर का एक बार स्ट्रक्चर देख ले, स्ट्रक्चर के बाद सब कुछ आ जाएगा। स्ट्रक्चर में HClO4 पहले क्लोरीन ड्रॉ कर, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन HClO4 और HClO है। क्लोरीन का तुझे पता है 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है हमेशा। अगर जुड़ा हुआ रहेगा तो ये तो बीच में क्लोरीन आएगा, ऑक्सीजन को लगा दे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है और ये 3 पहले तो 3 तो ऑक्सीजन होगा ही होगा, तो 6 इधर से ले जाएगा और एक OH ऐसा रहेगा। तो ये तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये ऑक्सीजन तो मतलब कुछ अलग ही लग रहा है, मैं इसे सही से बना देता हूँ। हाँ, तो ये sp3 हो रहा है। अब HClO को बनाएगा, HClO कैसे दिखेगा? HOCl। तो इसका जो सेंट्रल एटम आता है ना, ये ऑक्सीजन आता है, ये याद रख लेना। ये सेंट्रल एटम ऑक्सीजन आता है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और इसका क्लोरीन आता है, क्लोरीन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब देख इधर पूछा है द सेंट्रल एटम इन बोथ HClO4 एंड HClO इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये सही है। अब जो कॉन्जुगेट ये जो HClO4 है ना, ये इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये तो रेजोनेंस में अटैक करेगा है ना, सीधी बात है रेजोनेंस पे, क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो HClO4 इज मोर एसिडिक, ये तो सही है, देन HClO बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन ऑफ एनायन। आप पूछ इसके बाद HClO4 इज फाउंड इन द रिएक्शन बिटवीन क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। क्लोरीन और H2O को रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा? HClO प्लस H+। तो ये तो गलत है। और लास्ट में conjugate base of HClO4 is weaker base than water। HClO4 का जो conjugate base बनेगा वो क्या होएगा? ClO4 माइनस। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर कैसे इसे वीकर बेस मतलब वो हाइड्रोजन को खा नहीं पाएगा, क्योंकि OH माइनस जो होता है ना, OH माइनस का ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज होता है ना उसमें रिलीज रिपल्शन, ये जो नेगेटिव चार्ज आता है ना, ये बिजी इन रेजोनेंस करता रहता है, दूसरे ऑक्सीजन के साथ दूसरे क्लोरीन के साथ बिजी होता है, तो वो हाइड्रोजन को टेक नहीं करता। डू नॉट टेक हाइड्रोजन डू नॉट टेक हाइड्रोजन फ्रॉम द सोल्यूशन वो अपना अपना बीच में वो मतलब सही है, वो मतलब दूसरा प्रोटॉन को डिस्टर्ब नहीं करता, मगर ये OH माइनस डू नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस, इसके पास तो कोई रेजोनेंस करने लायक हो ही नहीं। नो रेजोनेंस नो रेजोनेंस होगा, मतलब ये जो ClO4 माइनस है ना, इसका शादी हो गया है, ये तो मतलब इसके अपने बीवी के ऊपर ही खुश है, ये अपने मतलब वाइफ के साथ ही घूमता रहता है। और मगर ये OH माइनस इसका विवाह नहीं हो गया है, इसका इसका रेजोनेंस, इसका शादी नहीं हो गया है, इसका शादी नहीं हुआ है, तो ये क्या करेगा? दूसरे लड़की की तरफ देखेगा, तो मतलब ये H+ को खाएगा। तो इसमें बोला है HClO4 वीकर बेस है, सही ऑप्शन है। तो 14 का आ रहा है A B एंड D। तो इसका जो सही ऑप्शन आ रहा है, अब कितना मिनट का वीडियो बन गया? 1 मिनट 18 सेकंड का। चलो कोई नहीं, लास्ट क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आज के लिए, 15 नंबर क्वेश्चन। हाँ, द नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पीसीज। अब तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं करा ही देता हूँ इसको। एमोंग हाइड्रोजन, अगर कोई बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन कुछ दिया है क्या? नहीं, मैं इसे बोल देता हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। अब ये क्वेश्चन में ना एक मैं अगले सेशन में कराऊंगा। बोरॉन का याद रखना कि बोरॉन आ जाए और जब ऑक्सीजन आ जाए, ये दोनों आता है पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। आज का वीडियो लेंदी हो जाएगा, मैं इसे ना तुम्हें पूरा बॉन्ड ऑर्डर ही समझा दूंगा कि बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे कैसे, सीधी बात है। वो वीडियो एक बार अच्छे से मतलब मैं ठीक है, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे पैरामैग्नेटिक स्पीसीज कैलकुलेट किया जा सकता है। ये डाई एटॉमिक स्पीसीज के लिए, ये जो डायमैग्नेटिक डाई एटॉमिक मतलब जो भी है सिमिलर टाइप का है, होमो डायटोमिक स्पीसीज के लिए मैं पूरा बता दूंगा कि कैसे होता है, ये अलग से वीडियो में बना दूंगा, उसका कोई टेंशन मत लेना। अब क्या है देख, बोला है नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पीसीज। पहले हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन में क्या होगा? हाइड्रोजन तो सीधा सीधा डायमैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें 1s1 है और 1s1 है, तो ये दोनों मिला के क्या 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा। अब हीलियम के पास था ही कितना? हीलियम के पास चार चार इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन तो हटा रहा है प्लस चार्ज से, तो ये क्या बन गया है? पैरामैग्नेटिक स्पीसीज बन जाएगा, ये तो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज बन जाएगा। अब लिथियम, बेरिलियम, Li2, Be2, C2, ये सब कुछ क्या है? ये डायमैग्नेटिक है।
मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ कर ही देता हूँ, उससे कुछ दिक्कत नहीं होगा। मगर बोरॉन क्या होगा? बोरॉन होगा पैरामैग्नेटिक। मैंने बार बार बताया, बोरॉन और ऑक्सीजन याद रखना, ये पैरामैग्नेटिक है। अब छेड़खानी कैसे करेगा? बोरॉन तो हो गया पैरामैग्नेटिक, कार्बन भी है, नाइट्रोजन, अगर कोई छेड़खानी नहीं है। अब कार्बन जो है, नाइट्रोजन जो है, वो क्या है? पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है। और O2 माइनस क्या है? O2 माइनस जो है, ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। ये मैं अभी बता देता हूँ सब कुछ। और फ्लोरीन क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, ये करेक्ट ऑप्शन किस में आ रहा है? करेक्ट ऑप्शन आ रहा है कि अब देख, बेरिलियम जो बोल रहा है ना, बेरिलियम Ve2+, इसके बारे में मैंने बताया नहीं अभी तक। बेरिलियम जब मैंने बोला डायमंड, अब बेरिलियम अगर तो कंसिडर कर, क्योंकि बेरिलियम तो एग्जिस्ट नहीं करता, सीधी बात है। तो क्योंकि ये होता है, बेरिलियम होता है वो जो हेलोजन, वो हेलोजन के बाद वाले नोबेल गैस फैमिली होता है, तो नोबेल एलिमेंट है ना ये भाई, सरदार है। तो इसके ऊपर कोई छेड़खानी नहीं होता, ये बॉन्ड वॉन्ड नहीं बनाता है। तो ये अगर एग्जिस्ट, अब बोल रहा है कि इधर एग्जिस्ट कर रहा है, ये कंपाउंड दिया है तो एग्जिस्ट कर रहा है, उसने बोला है कि एग्जिस्ट कर रहा है, तो तू मान सकता है कि तो ये डायमैग्नेटिक होगा। अगर इसे मान सकता है कि कंपाउंड ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो भाई पर सीधा सीधा उसको भी हटा सकता है ऑप्शन से। तो जो ऑप्शन आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये ऑप्शन आएगा। सॉरी, एक सेकंड देख ले, फिर से डायमैग्नेटिक ऑप्शंस बोला है ना, तो अगर डायमैग्नेटिक बोला है तो इसे पहले मिटाता हूँ। पहले पैरामैग्नेटिक कौन कौन नहीं होगा ये काट दे। ये बोरॉन नहीं होगा, और ऑक्सीजन माइनस नहीं हो रहा है, और कौन? हीलियम 2+ नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 ऑप्शन आ रहा है। अगर Be2 को कंसिडर करेगा तो 6 आएगा, Be2 को कंसिडर नहीं करेगा तो 5 आएगा। अब ये उसका ऑप्शन आंसर तो आ गया, आंसर आने से कुछ मतलब नहीं होता। इस 5 और 6 आएगा। 56 मत लिख देना। तो इसका एक बार वो एमओ ड्रा कर देता हूँ, एमओ से सब कुछ आ जाएगा। अब एमओ अगर आ गया तो पहले 1:1 सिग्मा 1s आएगा, सिग्मा स्टार 1s आएगा। और इसके बाद क्या आएगा? सिग्मा फ्लोरीन के लिए दिखाता हूँ मैं। सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2s आएगा। इसके नीचे कौन आता है? सिग्मा 2pz। इसके ऊपर आता है पाई 2pz, पाई 2pxy। और ये आता है पाई स्टार 2pxy। और इसके ऊपर आता है सिग्मा स्टार 2pz। ये तो कुछ नहीं। आप देख ले। अब मैं एक एक करके फिल करता हूँ। फ्लोरीन के लिए देख ले पहले। फ्लोरीन के लिए कितना आएगा? फ्लोरीन का 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 + 9 मतलब 18 आएगा। मतलब ये फिलअप होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये तो फुल हो गया, फिल हो गया फुल। तो ये तो सही ऑप्शन आ गया। अब नाइट्रोजन देख ले, नाइट्रोजन, कार्बन, बेरिलियम, ये सब कुछ में ना, बेरिलियम तो मैंने अलग ही बताया। लिथियम का तो कुछ नहीं है, मतलब ये लिथियम, इसमें क्या होता है, इस सब चीजों में हो जाता है। लिथियम तो क्या ही हो, लिथियम में, लिथियम टू में, मतलब ये तो इधर ही खत्म हो रहा है। लिथियम का कितना है? लिथियम का हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तीन है एटॉमिक नंबर, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। 1s1, ये सिग्मा 1s फिल करेगा, सिग्मा स्टार 1s फिल करेगा, और सिग्मा 2s फिल करेगा। सिग्मा स्टार 2s भी खाली रहेगा। अब इतना हो गया, तो मैं बता देता हूँ कार्बन और नाइट्रोजन में क्या हो रहा है, और O2 माइनस क्यों नहीं है। अब क्यों नहीं है मैं फिर से बता देता हूँ, एक सेकंड में इसको मिटा देता हूँ। सॉरी 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 सॉरी, इन दोनों को बस। हाँ, इसको इसको, ठीक है। चल अब ड्रॉ कर लेता हूँ फिर से। ये आ गया, और ये आएगा ऊपर, क्योंकि इसमें sp मिक्सिंग होता है, तो ये 2pxy नीचे चला जाता है, और सिग्मा 2pz ऊपर आ जाता है। हाँ, अब देख ले पहले कार्बन के लिए। कार्बन के लिए हो क्या हो रहा था, मैं ब्लैक यूज कर लेता हूँ। कार्बन में 6 6 12 है, 12 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो इधर फिल ही हुआ है, और 4 फिल करना है, तो 1 2 3 4 ये तो फिल हो गया, सीधी बात है। तो ये क्या बन गया? डाया। अब तुझे नाइट्रोजन को फिल करना है, नाइट्रोजन में 7 7 14 है, तो ये तो 12 फिल ऑलरेडी हो गया, और 14 क्या आएगा? पीएमओ ही आएगा। इसलिए, और इसके ऊपर जाएगा ना, तो इसके ऊपर 14 इलेक्ट्रॉन्स के बाद क्या आता है? एंटी बॉन्डिंग आता है, आफ्टर 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें इसके लिए नाइट्रोजन का जो बॉन्ड नंबर 3 आता है ना, वो हाईएस्ट रहता है। तो इसके लिए नाइट कार्बन और नाइट्रोजन के भी डाया आ रहा है, डायमैग्नेटिक आ रहा है। अब O2 माइनस का, इधर O2 माइनस लिखा हुआ है ना, O2 माइनस का क्यों नहीं आ रहा है? ऑक्सीजन का O2 माइनस मतलब क्या होता है? 17 इलेक्ट्रॉन्स। 14 तो तूने फिल किया है, 15 16, 15 16, और ये जो खाली रह रहा है ना, ये खाली में कितना आएगा? ये 15 और 16,
15-16 ऐसा आएगा और ये एक आएगा, तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड ही लिएगा ना, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ये तो 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो ये तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ रहा है फिफ्थ और सिक्स। और इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है, मैं मतलब 16, 17, 18, 19, 22 टोटल, शायद बहुत क्वेश्चन है, टोटल 27 क्वेश्चन है, तो 27 क्वेश्चन, अभी भी 10-15 क्वेश्चन बचा है, तो वो मैं बाद में मतलब अभी 11-12 क्वेश्चन बचा है, 12 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। और आज का वीडियो के लिए इतना ही था। और आज का वीडियो में जितना भी तूने देखा है, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि एक बार वो टॉपिक से अच्छे से पढ़ लेना, मतलब अभी तो हाइपोवैलेंट ये सब तो पढ़ ही लेना, ये तो, और स्ट्रक्चर के वजह से बहुत क्वेश्चंस दिख गया है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना। बहुत यूट्यूब वीडियोस है, यूट्यूब ने बहुत सारा वीडियोस पड़ा हुआ है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना। और मैंने अगले वीडियो कंप्लीट होने के बाद ये जो केमिकल बॉन्डिंग है, ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट वन है, और पार्ट टू में मैं खत्म कर दूंगा केमिकल बॉन्डिंग। पार्ट वन में मैं इतना ही था। तो आज का वीडियो में मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है, दूसरा वीडियो में मैं कंप्लीट करके सीधा लिखा दूंगा कि केमिकल बॉन्डिंग में टॉपिक्स क्या क्या पढ़ते जाना है, जी एडवांस के लिए लास्ट मोमेंट में दिखा देखना है बस। तो आज का वीडियो के लिए इतना ही था। और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक सब्सक्राइब तो भाई कर ही दे, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे, कुछ दिक्कत तो नहीं होता तेरा ना। पर मेरा जाता है, मेरा मतलब मोटिवेशन आता है थोड़ा, ऐसे मुझे कुछ दिक्कत नहीं होता, मतलब छोड़ दे भाई, जो जिसको देखना है जिसको देखना है। और मतलब मैं नौकरी करता हूँ, उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, यूट्यूब से पैसा आए ना आए। और उसके बाद आता है, हाँ, दोस्तों में शेयर कर देना कि जितना बच्चा आईआईटी दिल्ली आ सके तो उतना खुश है, क्योंकि आईआईटी दिल्ली में होता है स्पोर्ट्स का कंपटीशन, और मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ। तो जितना भी स्पोर्ट्स में आए, आईआईटी दिल्ली से स्पोर्ट्स अच्छे बच्चे आए, तो मुझे आईआईटी दिल्ली से मतलब है, सीधी सीधी बात है। तो आज का वीडियो इतना ही था। चलते हैं भाई, पढ़ने बैठ जा, और वीडियोस मत देख। अगर पार्ट टू अभी तक अपलोड हो जाए आज की डेट में, तो पार्ट टू देख ले, नहीं तो दूसरा चैप्टर्स देख ले। तो आज का वीडियो के लिए इतना ही था। ओके, चल बाय।